हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। मैं मनीष राज, आपका एमआर सर। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कंप्लीट एनालिसिस पढ़ाया है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है सिग्मा अपन एप्सिलॉन नॉट, पोटेंशियल डिफरेंस होता है सिग्मा अपन एप्सिलॉन नॉट इनटू डी, कैपेसिटेंस हो जाएगा चार्ज डिवाइडेड बाय पोटेंशियल डिफरेंस, वो आ जाता है एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। डायलेक्ट्रिक डाल देंगे तो के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी हो जाएगा, के टाइम्स इंक्रीज हो जाता है। फिर मैंने उसी कैपेसिटर को बैटरी से चार्ज किया तो बैटरी वर्क करता है, बैटरी सोर्स ऑफ चार्ज नहीं है। बैटरी क्या करता है साहब, वर्क करता है। उस वर्क की वजह से कुछ एनर्जी कैपेसिटर पे स्टोर हो जाता है। वो स्टोर एनर्जी भी समझाया था। स्टोर एनर्जी के साथ साथ मैंने एनर्जी डेंसिटी भी समझाया था। एक यूनिट वॉल्यूम एनर्जी कितना स्टोर होता है, सिग्मा स्क्वायर बटा 2 एप्सिलॉन नॉट। एनर्जी कितना स्टोर होता है, क्यू स्क्वायर बाई 2c और हाफ सी भी स्क्वायर। फिर मैंने एक कैपेसिटर को दूसरे कैपेसिटर से कनेक्ट कर दिया था। फिर बोला था दोनों का पोटेंशियल कॉमन हो जाएगा। उस कॉमन पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2। डायरेक्ट लिख सकते हैं टोटल चार्ज Q1 प्लस Q2 स्टार्टिंग वायर में दो कैपेसिटर पे। जब कनेक्ट कर दोगे स्विच को तो हो जाएगा कॉमन पोटेंशियल टोटल चार्ज डिवाइडेड बाई टोटल कैपेसिटेंस। फिर मैंने आपको सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, पॉइंट पोटेंशियल मेथड से कैपेसिटर को सॉल्व करना सिखाया था। लास्ट सेक्शन में मैंने डायलेक्ट्रिक डाल दिया था कैपेसिटर के अंदर, फिर सीरीज कॉम्बिनेशन में डायलेक्ट्रिक डाला था, फिर पैरेलल कॉम्बिनेशन में डायलेक्ट्रिक डाला था। के इक्विवेलेंट निकालने का अप्रोच दोनों में अलग अलग होता है। ऐसा नहीं के इक्विवेलेंट निकालना है तो बस के इक्विवेलेंट निकालना है, ना 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 ना। सीरीज में के इक्विवेलेंट निकालने का फॉर्मूला क्या था, तो सी इक्विवेलेंट पहले निकालते हैं। कैसे, तो सी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाई विड्थ, पहला डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट प्लस दूसरा विड्थ, दूसरा डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट सीरीज में। पैरेलल में क्या समझाया था, पहले मैं आपको समझाया था इंडिविजुअल कैपेसिटेंस लिख लीजिए, पहले डायलेक्ट्रिक की वजह से, दूसरे डायलेक्ट्रिक की वजह से, तीसरे डायलेक्ट्रिक की वजह से, और सबको ऐड कर दीजिए। फिर मैंने बैटरी कनेक्ट रखते हुए डायलेक्ट्रिक डाला था। बैटरी कनेक्टेड है कैपेसिटर में और फिर डायलेक्ट्रिक डाला था। तो बैटरी का काम होता है पोटेंशियल कांस्टेंट मेंटेन रखना। तो पोटेंशियल कांस्टेंट था लेकिन कैपेसिटर डायलेक्ट्रिक डालने से कैपेसिटेंस बढ़ गया था। तो बहुत सारी चीजें पढ़ा दी थी ये साहब। असल में क्लास में हम लोग इसको एक अलग सेक्शन में पढ़ाते हैं, 7-8 लेक्चर लगता है, ठीक है। तो लास्ट में मैंने कुछ सवाल छोड़ दिए थे और बोले थे नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तो बेटा आज के लेक्चर में हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट नहीं करेंगे, हम कैपेसिटर के ही सवाल सॉल्व करेंगे आगे, ठीक है। अब ये वो सवाल है जो मैंने आपको दिया था सॉल्व करने के लिए। अब इसमें बच्चे गलती क्या कर रहे हैं, बच्चे को मैंने बोला कि पॉइंट पोटेंशियल मेथड यूज करना, ठीक है साहब। पॉइंट पोटेंशियल मेथड यूज करके सॉल्व करो। बच्चा कहता है ठीक है सर, यहां पे हम मान लेते हैं 0 वोल्ट, यहां पे क्या मान लेते हैं 0 वोल्ट, और एक बच्चा कह रहा है 0 यहां, तो यहां भी 0, यहां भी 0, और इधर मान लिया 10 वोल्ट। अबे रामलाल कितना मानेगा बे, तूने ये तो मान लिया कि तू रामलाल है, वो सही माना था, लेकिन यहां पे 0 वोल्ट मान लोगे, यहां पे 10 वोल्ट मान लोगे, यहां पे 20 वोल्ट मान लोगे, तेरी मर्जी चलेगी क्या। जब महाबाह्यात सॉल्यूशन है बे, तुम्हें कंसेप्ट ही सब कुछ गड़बड़ कर दिया। यहां 0 मानने का मतलब थोड़ी नहीं कि यहां पे 10 20 कुछ भी मान सकते हो। 2 पॉइंट पे आप पोटेंशियल एज्यूम नहीं कर सकते, एक ही पॉइंट पे पोटेंशियल एज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस एक यूनिक फिजिकल क्वांटिटी होता है। इस 2 पॉइंट के बीच में जो सर्किट का पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए था वो रहेगा हमेशा। आप यहां पे 10 वोल्ट नहीं मान सकते, तो आपने बोला तो कुछ भी मान लेना। हां, कुछ भी एक ही जगह पे, 2 जगह नहीं। यहां 10 वोल्ट मान ले, चल यहां 10 वोल्ट मान ले, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, एज्यूम कर ले यहां पे 10 वोल्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एक पॉइंट पे जो पोटेंशियल होता है ना, इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा ये तुम्हारे रेफरेंस पे डिपेंड करता है। इस सर्किट में इस पॉइंट पोटेंशियल कुछ भी आ सकता है, डिपेंड करता है कि यहां तूने क्या माना है। बट इस 2 पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस इस सर्किट का यूनिक है। इस 2 पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस इस सर्किट का यूनिक है। अच्छा, कई बार क्या होता है सर्किट में यहां पे पोटेंशियल पूछ लेते हैं, इस पॉइंट का पोटेंशियल बताओ, नहीं बता सकते जब तक आप किसी एक पॉइंट का पोटेंशियल मुझे ना बता दो, क्योंकि इस पॉइंट का पोटेंशियल तो कुछ भी हो सकता है साहब, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर तुम कहते हो नहीं यहां पे 50 वोल्ट है, हां, तो एक रेफरेंस हो गया, यहां पे 50 वोल्ट और यहां पे जो V का डिफरेंस होगा ना वो कांस्टेंट होगा। मैंने आपको वर्क एनर्जी पावर, ग्रेविटेशन, इलेक्ट्रोस्टैट हर जगह ये समझाया है। पोटेंशियल डिफरेंस इज अ यूनिक फिजिकल क्वांटिटी, बट पोटेंशियल इज अ मल्टीपल वैल्यू, नॉट अ यूनिक फिजिकल क्वांटिटी। तो साहब आप 0 एक ही जगह मान सकते हैं, दूसरे जगह आप मान नहीं पाएंगे, तो पूरे सर्किट में एक ही जगह आप 0 मान सकते हैं। तो चलो आपने यहां पे 0 मान लिया। फिर बच्चे ने क्या किया कि 0 मानने के बाद 4 माइक्रोफैराड के बाहर यहां पे कुछ ना कुछ पोटेंशियल अपने आप लिख लिया। ऐसा नहीं होता बेटा, यहां पे आपको नहीं पता कर सकते हैं। बैटरी होता तो डायरेक्टली आप यहां का पोटेंशियल लिख लेते, ये बैटरी नहीं है। सर अब क्या करें, यहां पे जाएंगे, सर ये तो बैटरी है, हाँ ये बैटरी है, अगर इसको 0 बोलते हो तो यहां भी 0 होगा, क्योंकि एक सिंपल वायर है, यहां भी 0 होगा, यहां पे कूद के जाओगे
तो ये हो जाएगा +20 वोल्ट। ओहो हो। और जब यहां पे 0 है तो यहां से कूद के आप नहीं जा सकते क्योंकि आपको यहां पे चार्ज पता नहीं है। तो ये एक्सेक्ट कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा इस कैपेसिटर का, वही तो हमारे सवाल का कैलकुलेशन का पार्ट है, वही तो हमारा उद्देश्य है निकालना। तो बैटरी का पोटेंशियल दिया होता है तो इधर से उधर कूदना आसान होता है, जितना कूदना है ना बैटरी में कूद ले, कैपेसिटर में कूदना आसान नहीं होगा जब तक आपको चार्ज या पोटेंशियल नहीं पता है। तो अब क्या करें फिर सर, आप तो सॉल्यूशन बताओ क्या करें। हाँ, सॉल्यूशन दो तरह का है, मजदूरी और ऐसा मजदूरी जो तुम्हें है ना पानी पानी कर देगा, और दूसरा एमआर स्टार। सर इसमें पॉइंट पोटेंशियल तो आपका लगा ही नहीं, काहे का एमआर स्टार? अबे रामलाल एमआर स्टार एक है क्या? एमआर स्टार अनंत है, जितना तो सोच सकता है, जितना मैं सोच सकता हूं उससे बाहर की चीज है वो। तो बताओ क्या करें? तो सुनो ध्यान से, मैं जो बताने वाला हूं ये ना तो तुमने कहीं सुना होगा ना देखा होगा, एकदम जादुई चीज। किसी भी वायर में बैटरी और रेसिस्टर लगा हो तो आप नीड के अकॉर्डिंग उसको इंटरचेंज कर सकते हैं, करंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पोटेंशियल आगे पीछे चेंज हो जाएगा। अगर आपको करंट निकालना है तो आप उसको इंटरचेंज कर सकते हैं। सिमिलरली अगर यहां पे कैपेसिटर अगर यहां पे कैपेसिटर लगा है और ये बैटरी लगा है तो आप चार्ज कैलकुलेट करने के लिए इस बैटरी को और कैपेसिटर को इंटरचेंज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। जब आप इसको इंटरचेंज करेंगे बेटा तो बैटरी यहां आ जाएगा, कैपेसिटर यहां आ जाएगा, यहां पे ये बैटरी आ जाएगा, ये कैपेसिटर आ जाएगा, और ये आपका यहां पे कैपेसिटर आ जाएगा। अब ये लिखते से ही आप पॉइंट पोटेंशियल मेथड बहुत आसानी से यूज कर पाएंगे। ये 4 माइक्रोफैराड बेटा, ये 2 माइक्रोफैराड, और ये होगा आपका 5 माइक्रोफैराड, ये है आपका 20 वोल्ट, और ये है आपका 10 वोल्ट। सर बैटरी पीछे ले जाओगे तो बैटरी का पोटेंशियल पीछे चला जाएगा। हाँ, पोटेंशियल चेंज हो जाएगा, वो भी बैटरी के आगे पीछे करने से। लेकिन अगर इन दोनों को मैं इंटरचेंज कर दूं तो इस पॉइंट, इसको x बोलता हूं मैं जानबूझ के, इसको y बोलता हूं, इस x और y के बीच में नेट पोटेंशियल चेंज नहीं होगा। अरे भैया यहां से यहां जाओगे तो एक बार कैपेसिटर कूदना है, एक बार बैटरी कूदना है। पहले बैटरी लगा दोगे तो एक बार बैटरी कूदना है, एक बार कैपेसिटर कूदना है, तो कूदने का कष्ट तो दोनों का वही रहा। नेट यहां से लेके यहां तक तो कोई चेंज नहीं होता है, और मैंने प्रूफ किया हुआ है, रेसिस्टेंस में भी किया हुआ है और यहां भी किया हुआ है। मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूं कि मैं केवीएल नहीं पढ़ाऊंगा। अरे भाई, नहीं पढ़ाने के पीछे बहुत बड़ा संघर्ष है, और वो संघर्ष मैं तुम्हें दे रहा हूं बहुत आसानी से। ऐसे सवाल कैपेसिटर के ना नीट में पूछे नहीं जाते। क्यों? क्योंकि कर ले केवीएल से पानी पानी हो जाएगा। तो अब आंसर निकालते हैं। यहां पे मान लो पोटेंशियल 0 वोल्ट, जैसे यहां पे पोटेंशियल मानोगे 0 वोल्ट तो ये भी 0, ये भी 0। यहां से कूद के जाओ, बैटरी में कूदो जितनी मर्जी, कोई दिक्कत नहीं है। 20 वोल्ट यहां से आगे कूदोगे, ये होगा आपका 10 वोल्ट। ओके सर, अब यहां का पोटेंशियल V मान लो। सर अभी भी तो ये अननोन रहा, कोई बात नहीं, हमने आपको कॉमन पोटेंशियल निकालने का फॉर्मूला बताया है। लिख लीजिए V बराबर 4 × 0, तो 0 प्लस ये बोलो 20 × 2 40 प्लस 5 × 10 50 डिवाइडेड बाई 4 और 2 6, 6 5 11 11 90/11 इज आंसर। 90 वोल्ट बाई 11, 90/11 वोल्ट इज अ करेक्ट आंसर। मतलब यहां का पोटेंशियल आ गया, और यहां का पोटेंशियल अगर 90/11 वोल्ट आ गया और ये 10 है तो डिफरेंस निकाल ले। यहां का 90/11 आ गया, यहां पे 20 है तो डिफरेंस निकाल लो, और यहां का 0 यहां पे 90/11 है तो डिफरेंस निकाल लो। और जिधर हायर पोटेंशियल होगा उधर पॉजिटिव चार्ज होगा, जिधर लोअर पोटेंशियल होगा उधर निगेटिव चार्ज होगा। ये रहा तुम्हारा जवाब। बताइए मोक्ष मिला या नहीं मिला, है ना? तो ये आंसर है। तो चाहे जिस मेथड से करना है कर लो, इतना आसान और इतना जल्दी सॉल्व करने वाला एररलेस मेथड नहीं मिलेगा। हाँ, आंसर सेम ही आएगा, आंसर सेम ही आएगा, चाहे तू कैसी भी मजदूरी कर ले, या तो रामलाल टाइप मजदूरी कर या अखंड मजदूरी कर, आंसर वही आएगा। चलो दूसरा सवाल देखते हैं। अ पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर हैज कैपेसिटेंस C। देखो पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर अगर होता तो इसका कैपेसिटेंस C दिया हुआ है, यहां पे देखिएगा प्लीज। इन दोनों प्लेट के बीच में डिस्टेंस है हाफ d और इसका एरिया A। तो एयर होता तो कैपेसिटेंस क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट A/d। ये है इसका कैपेसिटेंस जब दोनों प्लेट के बीच में क्या है? एयर है। अब आधे में बोला कि K डाइलेक्ट्रिक वाला मटेरियल डाल दिया, तो मैंने आपको बोला था ये पैरेलल डाला है, ये सीरीज डाला है, ये पता करो। ये आधे में बेटा इस प्लेट और इस प्लेट के बीच में यहां डाला है, मतलब ये और ये डाइलेक्ट्रिक और एयर का पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैपेसिटेंस लिखने का क्या तरीका होता है? सर पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैपेसिटेंस लिखने का तरीका होता है कि इसका कैपेसिटेंस लिखो। सर इसका कैपेसिटेंस कैसे लिख पाएंगे? तो देखो डिस्टेंस d और एरिया A/2, उसके हिसाब से एयर और डाइलेक्ट्रिक का लिख के ऐड करो। तो चलो
एप्सिलॉन नॉट ए, एरिया आधा हुआ, आधा बाई 2 इंटू डिस्टेंस उतना ही है, के की वैल्यू क्या आ जाएगा, प्लस एयर वाले का लिखोगे तो एप्सिलॉन नॉट ए, एयर की वैल्यू का डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1 डिवाइडेड बाई 2d। 2 कहां से आया, आधा एरिया के होने की वजह से, और सिंपल ऐड कर दो क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में सिंपल ऐड होता है। तो यहां से जब सी डैश देखेंगे तो एप्सिलॉन नॉट ए बाई 2d, एप्सिलॉन नॉट ए बाई 2d बाहर आ जाएगा, ये k प्लस 1 हो जाएगा। चाहो तो उसको 2 को अंदर ले लो तो ये लिख सकते हो आप एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी k प्लस 1 बाई 2, ये आंसर आया। तो ये फिर से तुमने क्या करी, मजदूरी, ये फिर से क्या करी, मजदूरी। आज तो तुम्हें इतने मोक्ष दिलाऊंगा ना कि कंफ्यूज हो जाएगा कि कौन सा वाला मोक्ष कहां से घुस रहा है। चल देख इधर, पहले तो इनसे देख ले एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी के प्लस 1 बाई 2। क्या 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 क्या, ये दोनों आंसर सेम है क्या, नहीं सेम नहीं है, यहाँ पे k बाई 2 है ना, हाफ, हाँ दोनों आंसर अलग है। तो k प्लस 1 बाई 2, k प्लस 1 बाई 2, ये दोनों में सी डैश, पहला जवाब आ रहा है यार, ये नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा, पहला जवाब आ रहा है। और पहला जवाब निकालने के लिए पूरी कहानी देखने की जरूरत नहीं थी, सीधा सवाल देखो, सीधा सवाल देखो क्या कह रहा कि यहाँ पे डायलेक्ट्रिक डाला है, अच्छा कितना डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट k है, वो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू असल में कितनी होगी सर, कुछ भी हो सकती है, तो क्या उसकी डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू 1 हो सकती है क्या, यस, इफ वैल्यू ऑफ डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज 1, मतलब इसको 1 मान लेता हूं, तो एयर की 1 होती है सर, तो हाँ ये भी एयर, ये भी एयर, हवा ही हवा है, तो आंसर हवा ही आएगा। मतलब k इक्विवेलेंट या c इक्विवेलेंट की जो वैल्यू होगी वो c के बराबर ही रहेगी, पहले पूरे में एयर था, और k की वैल्यू 1 है तो उसका इफेक्टिव डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1 हो गया, तो c डैश c आएगा। चलो देखते हैं, यहाँ पे k को 1 रखो, 1 प्लस 1 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, आंसर आ गया। यहाँ पे 1 रखोगे, हाफ प्लस 1 3 बाई 2 नहीं आएगा, यहाँ पे रखोगे 1 प्लस 1 2 नहीं आएगा, यहाँ पे रखोगे 1 3 बाई 2 नहीं आएगा, मतलब जब नहीं 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 है तो ये हाँ आ गया, आंसर आ गया। तो बहुत आसान था यार। हाँ अगर k की वैल्यू 2 दिया होता तो अप्रोच ये रहेगा, k की वैल्यू 5 दिया होता तो अप्रोच ये रहेगा, लेकिन k की वैल्यू अगर k है तो कुछ भी हो सकता है, k को 1 मानने पे जो सही आंसर बैठेगा वो मेरा आंसर है, काहे मजदूरी करूंगा। नेक्स्ट देखिए, ये सवाल देखिए, ये सारे नीट में पूछे हुए सवाल मैंने उठाए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैव कैपेसिटेंस C, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, कैसा है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, दोनों में बीच में एयर है, एरिया इसका A है, तो कैपेसिटेंस हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट A बाई D, जब दोनों के बीच में, प्लेट के बीच में एयर है, हैव कैपेसिटेंस C, हाफ ऑफ द स्पेस फिल्डेड विद अ डायलेक्ट्रिक ऑफ कांस्टेंट के, आधे स्पेस को k डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट से फिल कर दिया, आधे स्पेस को, हाफ ऑफ द स्पेस एज सोन इन फिगर, देन न्यू कैपेसिटेंस विल बी, ध्यान से सुनिएगा, जब एक डायलेक्ट्रिक लगाया, फिर दूसरा लगाया, तीसरा लगाया, सीरीज कॉम्बिनेशन में लगाए, तो जवाब होगा आपका एप्सिलॉन नॉट ए बाई आधे में d बाई 2 में k डायलेक्ट्रिक है, प्लस आधे में d बाई 2 में एयर है, तो 1 लिख देंगे। यहां से d बाई 2 को कॉमन निकालेंगे, 2 बिल्कुल नीचे तो ऊपर चला जाएगा, c डैश इज इक्वल टू आएगा 2 एप्सिलॉन नॉट a डिवाइडेड बाई d, ये हो जाएगा 1 बाई k प्लस 1। जब इसका एलसीएम लोगे, एप्सिलॉन नॉट a बाई डी, एप्सिलॉन नॉट a बाई डी को c कह सकते हैं, तो ये आ जाएगा बेटा 2c, और यहाँ पे क्या आएगा 1 प्लस k, तो k डिवाइडेड बाई 1 प्लस k इज अ करेक्ट आंसर। तो साहब ये तो हमने आपको सिखाई है मजदूरी, और आपको ये करना पड़ेगा अगर k की वैल्यू कुछ और दिया हो तो, लेकिन अगर k की वैल्यू एग्जैक्ट नहीं दी है तो k की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो आप एयर मान के एक बार सोचिए कि अगर यहाँ पे एयर होता, जो डायलेक्ट्रिक रखा है मैंने, लेकिन उसकी डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1 है, तो 1 तो यार इसकी c डैश भी c के बराबर होता, तो k को 1 रखो, यहाँ पे k को 1 रखोगे तो 1 और 1 प्लस 1 2 c बाई 2, अरे रामलाल है क्या, देख यहाँ पे 2 2 ये सही बैठ रहा या देख यहाँ पे 2 और 1 3 बाई 2, अबे रामलाल है क्या, यहाँ पे 1 रख, अगर यहाँ पे 1 रखोगे तो 1 बाई 2 प्लस 1 मतलब 3 बाई 2, अबे रामलाल है क्या, फिर सही कहाँ है बे, अच्छा यहाँ सही है ना, ये आंसर है, यही आया था क्या, 2ck डिवाइडेड बाई k प्लस 1, इसको कहते हैं हमारे स्टार। कहाँ गया, है ही नहीं, वो तो सीधा आंसर बताता है, वो थोड़ी ना होता है कहीं, वो तो एक सोच है, हवा है, आंसर आ गया तेरा। आगे देखो साहब, ये वाले कंसेप्ट मैंने समझाया था आपको, ऐसे सवाल खूब सारे पूछे जाते हैं। तो आइए P और Q के बीच अपन कैपेसिटेंस निकाले। अगर हर प्लेट का एरिया A है और दो प्लेट के बीच में डिस्टेंस D है, तो हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। इसमें प्लेट्स हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो कितने कैपेसिटर बनेंगे, लाइन लाइन खींच के कैपेसिटर बना देता है, तो कितने कैपेसिटर बनेंगे, इसका एक आसान सा तरीका मैंने बताया था आपको कि आप प्लेट गिन लो, उसमें से एक कम कर दो, या फिर गैप गिन लो, तो 1 2 3 4 5 6 गैप है,
कितने गैप है? 6 गैप है, तो 6 कैपेसिटर बनेंगे। अब यहां पे आप देखें तो ये प्लेट का पोटेंशियल पी के पोटेंशियल के बराबर होगा। ये पी है तो ये भी पी है, ये भी पी है, ये भी पी है, तो पी को साइड में ले जाओ और क्यू को साइड में ले जाओ और कैपेसिटर बनाना शुरू कर दो। क्या बनाना शुरू कर दो? कैपेसिटर बनाना शुरू कर दो। तो ये जो 1 और 2 के बीच कैपेसिटर बना है वो पी और क्यू के बीच में है, तो एक कैपेसिटर पी और क्यू के बीच में बन गया। ये भी ऊपर क्यू नीचे पी, तो ये भी पी और क्यू के बीच में बन गया। नीचे वाला ये 2 बना लिया अपन, ये पी और क्यू, तो ये भी पी और क्यू के बीच बन गया। अब आपको लग रहा हो रामलाल की तरह मजदूरी क्यों कर रहे हो सर? आपको तो पता है ना, ये पी क्यू, ये पी क्यू, ये पी क्यू, ये भी पी क्यू, ये भी पी क्यू, ये भी पी क्यू, 6 कैपेसिटर पैरेलल में है। तो आंसर हो जाएगा सी पी क्यू इज इक्वल टू 6 एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी इज द करेक्ट आंसर। कोई खास बात नहीं है। ऐसे ऐसे कितने कैपेसिटर बन जाएंगे? 6 कैपेसिटर बन जाएंगे। 1 2 3 4 5 और ये 6 कैपेसिटर बन जाएंगे। बिल्कुल जवाब सही है आपका। नेक्स्ट देखिए, अब इस तरह के सवाल में पोटेंशियल दे देते हैं और पूछते हैं कि चार्ज बताइए प्लेट पे कैसा होगा। तो आपको सिंपल कैपेसिटर जैसा नहीं दिखेगा, ये देखिएगा ध्यान से। ये पॉइंट है आपका कुछ भी, ये प्लेट का नाम दिया ए बी सी और हर प्लेट पे आपसे चार्ज पूछा। ध्यान से सुनिएगा, बहुत अच्छा सवाल है। यहां पे भी पोटेंशियल दे दिया है ना, यहां पे भी पोटेंशियल दे दिया और यहां पे पोटेंशियल दे दिया 0, मतलब बी का पोटेंशियल है 0, ग्राउंड कर दिया है तो 0 वोल्ट होगा। और ए का पोटेंशियल होगा V के बराबर और इसका C का भी पोटेंशियल होगा V के बराबर। तो पहले इस सर्किट को रीड्रॉ करेंगे अपन। तो इधर ले जाते हैं अपन पोटेंशियल V वाला टर्मिनल और इधर रहने देते हैं 0 वाला टर्मिनल। और ध्यान से सोचते हैं तो साहब ये कैपेसिटर बना है, बिल्कुल बना है, कैपेसिटर बना है, A और B के बीच बना है। B है 0 वोल्ट वाला पॉइंट और A है V वाला पॉइंट, मतलब एक कैपेसिटर यहां पे बना है। ये आपका प्लेट A और इस प्लेट को नाम दिया B। और ये भी सर बना है B और C के बीच में, C भी V पोटेंशियल पे, तो ये प्लेट है C और असल में ये प्लेट है B। अब दोनों ही प्लेट पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड है, मतलब ये कैपेसिटर पैरेलल प्लेट कॉम्बिनेशन है। कैसे? तो यहां पे पोटेंशियल 0 है, तो आप देखिए यहां पे 0 है तो ये 0 है और ये भी है, तो इसका पोटेंशियल ड्रॉप और इसका पोटेंशियल ड्रॉप डायरेक्टली V है, बैटरी के पोटेंशियल के बराबर। देख ना भाई, यहां पे V है तो यहां पे V और यहां पे 0, तो यहां V 0, यहां भी 0 V। तो अगर मैं इसके कैपेसिटेंस को लिख दूं, ये डिस्टेंस D और एरिया A दिया होता तो ये होता एप्सिलॉन नॉट A बाई D। अगर इसका कैपेसिटेंस C है, पोटेंशियल डिफरेंस V है, तो यहां पे चार्ज आ जाएगा बेटा प्लस CV, यहां पे चार्ज होगा माइनस CV, यहां पे चार्ज हो जाएगा प्लस CV, यहां पे चार्ज हो जाएगा माइनस CV। तो आंसर लिखेंगे आप, चार्ज ऑन प्लेट A इज इक्वल टू प्लस CV। देखिए A प्लेट पे प्लस CV आ गया। चार्ज ऑन प्लेट B पे माइनस 2 CV होगा एंड चार्ज ऑन प्लेट C इज इक्वल टू प्लस CV होगा। बीच वाले प्लेट पे 2 टाइम्स निगेटिव चार्ज होगा। क्यों? क्योंकि ये जो B वाला प्लेट है वो A के साथ भी जुड़ा हो। देखो B प्लेट पे माइनस CV और इस B प्लेट पे माइनस CV। देखो ये B प्लेट का ऐसा लेयर होगा, सॉरी व्हाइट कलर से बना देता हूं मैं लेयर और तुम्हें समझाने की कोशिश करता हूं। कुछ ऐसा लेयर होगा, इसका ऊपर वाला हिस्सा इसके साथ कैपेसिटर बना रहा है जिसपे माइनस चार्ज CV है, और नीचे वाला हिस्सा इसके साथ कैपेसिटेंस बना रहा है जिसका चार्ज है माइनस CV। तो इस पर टोटल चार्ज क्या हो गया? माइनस 2 CV। टोटल चार्ज क्या हो गया? माइनस 2 CV। आंसर आ जाएगा आपका B प्लेट पे माइनस 2 CV। समझ आया? अब ये इनफाइनाइट लैडर वाले सवाल मैंने लास्ट क्लास में कराया था, आपको थोड़ा समझने में दिक्कत होगा तो एक बार और फिर से हम आपको समझाते हैं। देखो असल में क्या है कि ये वाला जो सेक्शन है A, समझिएगा A, और 1-2 सवाल ऐसे और कराऊंगा, चिंता मत करना। और ये सेक्शन है B, क्या डायरेक्टली A और B के बीच में C कनेक्टेड है पहले या नहीं है बताओ? तो एटलीस्ट यहां पे A और B के बीच में डायरेक्टली C है, तो अब इसके साथ कुछ भी आएगा, यहां पे कुछ भी आएगा, कुछ भी, तो वो इसके साथ ऐड होगा पैरेलल में। सर पैरेलल में ही क्यों? अरे रामलाल, A और B के बीच डायरेक्टली ये तो C आ चुका है ना। अब यहाँ पे कुछ 2C है, फिर यहाँ पे C है, फिर 2C है, सबको जोड़ के कुछ आएगा, तो इसके साथ ये टर्म C के साथ तो पैरेलल में है। A और B के बीच में C तो फिक्स ही हो गया, A और B के बीच में C तो फिक्स ही हो गया, तो CAB मस्ट बी ग्रेटर देन C, मस्ट बी ग्रेटर देन C। C तो फिक्स ही हो गया साहब, C की तो आएगा ही, उसके साथ पैरेलल में कुछ और जोड़ोगे। हाँ, अगर C फिक्स हो जाता है उसके साथ सीरीज में कुछ जोड़ते तो सीरीज में कैपेसिटेंस कम होता है और पैरेलल में बढ़ता है। वाह सर, यही चीज समझना था मेन। अब यहां पे मैंने लगाया A, B, यहां पे C। अब इस C के बाद ये 2C है, हाँ बिल्कुल है, ये 2C है। 2C के बाद ये C है, हाँ है, C है। फिर ये 2C है, हाँ है, C। अब ये पूरी कहानी को हटा के सॉल्व करके मैंने इसको मान लिया था, सॉरी कैपेसिटर है ये, इसको मान लिया था कुछ x और ये आपका 2C। अब ये पॉइंट आपका A, देखिए A है, और ये पॉइंट आपका B। तो A और B के बीच में डायरेक्टली
ये कनेक्टेड है सीरीज में, देखो ना, ये 2C 2C के बाद X और B पे पहुंच गए। पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैपेसिटेंस कम होता है, तो 2C और X को जब आप ऐड करेंगे तो X से भी कम होगा, लेकिन X कितना है हमें नहीं पता, लेकिन पैरेलली मुझे ये पता है कि 2C से भी कम होगा। पक्की बात है, सीरीज कॉम्बिनेशन में कैपेसिटेंस कम होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैपेसिटेंस बढ़ता है, रेसिस्टेंस से उल्टा होता है ये। तो जब मैं 2C और C को X को जोड़ा, 2C और X को जोड़ा, तो पक्की बात है 2C से कम आएगा। मान लो ये 2C आता तो ये 2C और C पैरेलल में जोड़ते तो 3C आता, लेकिन ये 2C से कम है और उसमें C जोड़ा है तो 3C से कम आएगा। क्या होगा? 3C से कम आएगा। बस इतना तुम्हें फील करना था कि जो C इक्विवेलेंट होगा वो 3C और C के बीच आएगा। बाकी ये है तेरा MR स्टार, और मजदूरी तो तू करना जानता है, मजदूरी कर ले बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक और सवाल ले लिया मैंने, है ना, इसका आंसर ही बता देता हूं। इसका आंसर है कुछ CAB इज इक्वल टू कुछ √5 - 1/2 इंटू C, ऐसा कुछ जवाब है इसका। अब कैसे करेंगे इस सवाल को सॉल्व, तो मेरी बात सुन समझना। ये पॉइंट है A के बाद एक कैपेसिटर लगाया और एक कैपेसिटर यहां लगाया, ये पॉइंट हो गया B C का। अब इसी तरह का रिपीटेशन बार बार हो रहा है। क्या इसी तरह का रिपीटेशन हो रहा है? देख ना, ये इसका यूनिट सेक्शन है, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है, इसी तरह का बनता जा रहा है, इसी तरह का बनता जा रहा, इसी तरह का बनता जा रहा, ऐसे बनता जा रहा। तो इसमें से इस तरह का एक हटा दो या एक लगा दो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हम क्या चाहते हैं कि यहां से यहां तक AB को, इस पॉइंट को भी अपन AB मान लेते हैं, एक हटा लिया। AB के बीच में कैपेसिटेंस अपन मान लेते हैं कुछ X, AB के बीच में कैपेसिटेंस मान लेते हैं कुछ X। मेरी बात सुन, ये बिल्डिंग जो ब्लॉक है इसको एक हटा लो, तो एक हटा लोगे तो पॉइंट यही तो होगा ना, A और B। अरे मैं कह रहा हूं जितना है ना उसमें से एक हटा दे, तो बोल ये पॉइंट बनेगा A और A बनेगा, ये हटा लेगा तो ये भी बनेगा। वहां पे मान ले कुछ X, A और B के बीच मान ले X, और उसके बाद ऐसा एक लगा दो तो भी A और B के बीच हो जाएगा X। अब इसको सॉल्व करो तो X और C कैसा है सर? पैरेलल में तो सिंपल C + X होगा। ये देखना, ये X और ये C कैसा है, कैसा है, ये कैसा है, कैसा है, पैरेलल में है, पैरेलल में है, पैरेलल में है, पैरेलल में है, पैरेलल में। पता क्या होगा? C + X। और ये C + X जो भी आएगा, एक साथ से एक C लगा, फिर ये C + X जो भी पैरेलल में आया है, उसके बाद ये B पे पहुंच गए, तो ये फिर ये वाला कंपोनेंट टोटल ऐड करके, ये और ये वाला कंपोनेंट टोटल सीरीज में ऐड करके पैरेलल हो जाएगा। आहा, सीरीज हो जाएगा। आई एम सॉरी, ये और ये, अरे देखना है, A के बाद ये कैपेसिटर, फिर ये और फिर B पे पहुंच गए, क्या होगा? सीरीज। तो सीरीज में कैसे जोड़ते हैं? इंटू C बटा C + X + C = X। इसको सॉल्व कर। तो चल मैं एक बार करता हूं, क्या करूं, किस्मत ही खराब है, तुम लोगों को पढ़ाना जो है, मजदूरों को मजदूर बनना पड़ता है। यहां पे हो जाएगा 2C + X, और इसको इधर ले जाओ तो ये हो जाएगा तुम्हारा C² + CX इज इक्वल टू, बताओ यहां पे क्या होगा? 2CX + X²। इसको इस तरफ ले आओ, ये हो जाएगा X², 2CX में से CX हटाओगे तो +CX - C² इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक बन गया, देखो X² का। यहां से एक सॉल्व कर लो, या फिर मेरी बात मानो तो आओ मैं तुम्हें MR स्टार सिखाता हूं, क्या कहता है MR स्टार। और सुनना, जैसा जैसा कंसेप्ट आप यहां पे पढ़ रहे हो, रेसिस्टेंस वाले में भी वही लगेगा। तुम्हें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, वे देख के आंसर टिक कर लोगे 99% सवाल का। चलो मुझे बस इतना बताओ कि A से B की तरफ जाओगे तो पहले तेरा C आएगा, हाँ सर पहले C आएगा, और C में सीरीज के साथ तुम कुछ जोड़ोगे, मतलब C इक्विवेलेंट जो भी आएगा C के साथ सीरीज में जोड़ोगे तो उसका आंसर C से भी कम आएगा, मतलब C इक्विवेलेंट इज लेस देन C। 4 ऑप्शन में देख ले, जो C से कम है वही आंसर होगा, बात खत्म। है क्या बोल दिया? सुन पाया? सीख पाया? नहीं तो देख इधर, महामुक्ष, ये C, ये C, और मैं इस पे कुछ में सीरीज में जोड़ूंगा तो पक्की बात है C से कम आएगा आंसर। देख ले, ये आंसर है, ये क्वाड्रेटिक सॉल्व करके आएगा। देख ले, √5 तेरा हो जाएगा कुछ 2 पॉइंट समथिंग, 2 में से 1 घटाएगा, 2 में से 1 घटाएगा तो ये 1 के आसपास आएगा, डिवाइडेड बाई 2 तो डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो 1 से कम आ गया। अरे भाई √5 होगा 2 पॉइंट समथिंग, 2 पॉइंट समथिंग में से 1 घटाओ तो हो जाएगा 1 पॉइंट समथिंग, 2 नहीं, ये 1 पॉइंट समथिंग, उसको 2 से डिवाइड कर दो, उसको 2 से डिवाइड कर दो, 1 से कम आ गया, 1 से कम आंसर आना चाहिए था। हो गया भाई, कुछ करना ही नहीं। रेसिस्टेंस में तो और मजे आएंगे, अभी तो कैपेसिटर चल रहा है, रेसिस्टेंस में तो और मजा आएगा। चलो देखो, मान लो एक प्लेट पे चार्ज दे दिया मैंने Q1, दूसरे प्लेट पे चार्ज दे दिया Q2। अब इन दोनों प्लेट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस बताओ। तो बेटा आपको मैंने सिखाया था
कि अगर दोनों पे मैं चार्ज इक्वल एंड अपोजिट अमाउंट में ना दूं तो आपको क्या करना होता है कि दोनों चार्ज को जोड़ लो, दोनों चार्ज को जोड़ लो, Q1 प्लस Q2, उसका आधा यहां दे दो तो होगा Q1 प्लस Q2 बाई 2, यहां होगा Q1 प्लस Q2 बाई 2, यही तो करेंगे। दोनों चार्ज को जोड़ लिया अपन ने और आधा आधा बांट दिया। इस प्लेट पे अब कितना चार्ज बचेगा, तो पहले टोटल कितना था Q1, अब Q1 में से मैंने बोला कि Q1 प्लस Q2 बाई 2 इधर आ गया तो माइनस कर दो, तो ये होगा तुम्हारा Q1 प्लस Q2 बाई 2। ये सवाल तुम्हें मिल जाएगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अब 2 LCM लोगे तो ये होगा 2Q1 माइनस Q1, मतलब Q1 आ जाएगा, तो Q1 माइनस Q2 बाई 2, ये आ गया तुम्हारा इस प्लेट पर चार्ज, ये आ गया ये इस प्लेट पर चार्ज। और हमें क्या निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो साहब पोटेंशियल डिफरेंस तो होता है Q बराबर C डेल्टा V, हाँ तो डेल्टा V बराबर हो जाएगा Q बटा C, सिंपल सी बात है। अब कैपेसिटर में इफेक्टिव चार्ज क्या होगा, तो आउटर लेयर पे जो चार्ज गया Q1 प्लस Q2 बाई 2, Q1 प्लस Q2 बाई 2, इसके वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बीच में आएगा नहीं, तो पोटेंशियल डिफरेंस ये चार्ज क्रिएट कर नहीं पाएगा। तो कौन सा चार्ज क्रिएट करेगा, ये वाला। तो सिंपल इफेक्टिव चार्ज हो जाएगा आपका Q1 माइनस Q2 बाई 2C। दिस इज द करेक्ट आंसर, दिस इज दिस द करेक्ट आंसर। Q1 माइनस Q2 बाई 2C इज द करेक्ट आंसर। बताओ समझ आया। नेक्स्ट चलते हैं, ये नीट 2016 का सवाल फिर से आ गया। तो इसमें थोड़ा मुझे ये समझाना था कि इस सवाल में गलती क्या हुई थी उनसे। तो ये सवाल कंसेप्चुअली गलत है, कई लोगों ने नीट के पेपर के बाद ये प्रूफ किया कि गलत है, सवाल गलत है, कई लोगों ने बिना आंख बंद किए हुए सॉल्व कर दिया, तो गलत है। अब क्या गलत है समझिए, गलत ये है साहब कि ये तीनों पैरेलल में जोड़ा, इनका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 K2 K3 है, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल यहां पे और यहां पे सेम नहीं होगा। क्यों, अरे भाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अलग अलग है, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम थोड़ी ना होगा। अब जब यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू तीनों जगह सेम नहीं है, जब यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ही सेम नहीं है, तो पोटेंशियल ड्रॉप यहां पे सेम नहीं होगा। जब पोटेंशियल ड्रॉप सेम नहीं होगा तो कैसे कहोगे कि यहां पे हर जगह पोटेंशियल अलग है और यहां पे हर जगह पोटेंशियल इस तरफ सेम है, इस तरफ हर जगह पोटेंशियल सेम, इस तरह अलग है, तो ये तो कोई कॉम्बिनेशन ही नहीं बना ना। लेकिन फिर भी अपने को पहलवानी नहीं करना था, सवाल को सॉल्व करना था। तो सवाल को सॉल्व कैसे करेंगे, सवाल को सॉल्व करने के लिए ये और ये हो जाएगा आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन। देखिए इस प्लेट से डायरेक्टली कनेक्टेड है, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ने का तरीका क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ने का तरीका होता है, मतलब इसका कैपेसिटेंस निकाल रहा हूं मैं, पहले का लिख लो, तो एप्सिलॉन नॉट, देखो बेटा ये a/3 इंटू d/2, क्योंकि आधा डिस्टेंस है, देखो d/2 इंटू इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1, ये आएगा तेरा C1 कैपेसिटेंस। सिर्फ इसकी वजह से एरिया a/3, डिस्टेंस d/2, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1, ये किसकी वजह से आया। सिमिलरली ऐसे भी आएगा और ऐसा एक और आएगा, तो ऐड कर देते हैं इसी में। जब आप इसमें ऐड करोगे तो चेंज किसका है, सिर्फ K1 K2 K3 का, बाकी सब कुछ तो सेम ही है। तो अपन ऐसा कर सकते हैं कि K1 को यहां रहने देते हैं, इसको लिख लेते हैं K2, इसको लिख लेते हैं K3, ये आ जाएगा। 2 ऊपर चला जाएगा तो ये बनेगा बेटा 2 एप्सिलॉन नॉट a/3d K1 प्लस K2 प्लस K3। अरे भाई साहब मैं बस इतना कह रहा हूं कि इसके वजह से और इसके वजह से और इसके वजह से जब कैपेसिटेंस आप लिखेंगे a/3 एरिया और डिस्टेंस d/2 लिख के, तो यही तो आएगा ना। ठीक है सर, आ गया, मान लिया। अब ये और ये है आपका सीरीज में, तो सीरीज में लिखने का तरीका मैंने क्या बताया था, सीरीज में लिखने का तरीका बताया था C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट, प्लेट कैरियर बोलिए पूरा A डिवाइडेड बाई आधे डिस्टेंस तक, मतलब d/2 तक, d/2 तक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, तो d/2 तक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है यहां तक K4, तो इसको लिखेंगे d/2 तक K4। सिंपल, देखो इसका एरिया A और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K4। अब इन तीनों का मैंने जोड़ा है, पैरेलल में जोड़ के रखा हुआ है, उसको यहां पे लिखना है, तो दूरी तो यह हो गया d/2। अब K इक्विवेलेंट यहां से लिखना है, K इक्विवेलेंट की क्या वैल्यू क्या होगी, तो ये K इक्विवेलेंट आपको निकालना पड़ेगा, जिसमें टोटल एरिया तो अपन मान लेंगे A, लेकिन डिस्टेंस मानेंगे d/2। तो यहां पे C1 की वैल्यू लिखेंगे एप्सिलॉन नॉट टोटल एरिया A, डिस्टेंस हो जाएगा आपका d/2 इंटू ऊपर में आ जाएगा K इक्विवेलेंट। मैं ये कह रहा हूं a/3 नहीं, एरिया तो A है, मतलब इन तीनों का, अरे साहब इन तीनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन करके K इक्विवेलेंट निकाल रहा हूं, तो इन तीनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन करके ये C इक्विवेलेंट आया है। और अगर मैं सब में K मान लूं तो यहां से यहां तक का सब में K मान के
सी इक्विवेलेंट क्या आएगा वो लिख लेता हूं, तो ये आएगा साहब, देखिए यहां से डिस्टेंस अभी भी d/2 है, यहां से डिस्टेंस अभी भी d/2 है, एरिया यहां से यहां तक a है और सब में k मान लिया तो ये आएगा। अभी देखो 2 से ये 2 कट जाएगा, d से ये d कट जाएगा, एप्सिलॉन नॉट से ये एप्सिलॉन नॉट कट जाएगा, a कट जाएगा, तो k इक्विवेलेंट की वैल्यू ये आ गई। k इक्विवेलेंट की वैल्यू आ गई k1 प्लस k2 प्लस k3/3, ये आ गई तेरी k इक्विवेलेंट। पक्का यही आई है? हाँ। अब इसको यहां रख दो, इसको यहां रख दो, फिर आपका नेट इस पूरे कैपेसिटर का ये कैपेसिटेंस आ जाएगा और फिर उसको आप एप्सिलॉन नॉट a k इक्विवेलेंट बाई d से बराबर कर दो, तो ये आपका आंसर यहां पे आ जाएगा। ये आपको मजदूरी करना पड़ेगा। तो साहब ये लेवल देख रहे हो मजदूरी का, एकदम युगांडा की घाटी वाली, वागांडा के लैंग्वेज में ये पूरा कैलकुलेशन किया है। अब अगर तुम्हें डायरेक्ट फील चाहिए सवाल का, तो मैंने आपको बताया था डायरेक्ट आप एमआर स्टार लगाइए। तो कई बार क्या होता है कि डायरेक्ट एमआर स्टार लगा दें, आजकल मार्केट में कई तरह के नकली एमआर स्टार वाले भी आ गए हैं, तो उनसे सावधान रहे, नकलचों से सावधान रहे और सुरक्षित रहे, है ना। जो फिजिक्स में जो तरीके मैंने बनाए हैं, कई लोग आजकल मार्केट में यूज करने लग गए हैं ना, क्योंकि पहले तो वो बंद कमरे में था, बच्चों तक ही जाता था, आजकल वो पूरे मार्केट में घूम रहा है। कोई बात नहीं, करने दो, इससे बच्चों का ही भला होगा, अपना क्या है, बच्चों का ज्यादा भला हो तो ज्यादा जरूरी चीज है ना। ये स्टार वर्ड एमआर स्टार जो कंसेप्ट है, नाम क्या है, नाम तो ये फीलिंग है, ये हर जगह है, ये एक छोटा सा कंसेप्ट है, लेकिन इसके अंदर जो कंसेप्ट और सोच छिपी हुई है ना, उसको समझने की कोशिश करिए। कई लोग टीचर मैसेज करते हैं कहीं कहीं से कि सर आप अपना सारा एमआर स्टार हमको दे दीजिए। अरे ले लीजिए भाई, हम तो ऐसे भी फकीर आदमी, हमारा क्या है, ये सारा कॉपी में एक तो उनको दे भी दीजिए और पूरा कॉपी में लिख के उनको दीजिए कि हम भी वैसे पढ़ाएंगे सर, हम युगांडा की घाटियों में पढ़ा रहे हैं, यहाँ के जो रामलाल है वो नहीं समझ रहे हैं फिजिक्स, तो एमआर स्टार ही समझते हैं, तो उनको एमआर स्टार वाली सारी चीज़ें हमें दे दीजिए। वाया अहमदाबाद से कल फोन आता है कि सर आप अपनी सारे लेक्चर्स हमको दे दीजिए, हम भी यहाँ पे पढ़ाते हैं, हम देख के पढ़ाएंगे। बहुत सही, अच्छा लगा, आई लाइक इट। अब ये एमआर स्टार, इफ k1 बराबर k2 बराबर k3 बराबर k4 बराबर 1, अगर सबकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1 हो जाए, मतलब हवा हवा ही हवा है, तो k इक्विवेलेंट भी हवा के बराबर होगा। और ऐसा सिर्फ और सिर्फ थर्ड ऑप्शन में आ रहा, ऐसा सिर्फ और सिर्फ थर्ड ऑप्शन में आ रहा, तो नो डाउट आपको एक बार सॉल्व करना भी आना चाहिए, ठीक है ना। अब ये सवाल देखिए, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड, अच्छा ये मैंने करा दिया था कि जो डाइलेक्ट्रिक होता है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाती है k टाइम्स, यहाँ भी कम, यहाँ भी कम, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड E0 होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड E0 होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड E0 होगा, यहाँ पे कम आएगा, कम आएगा। तो देखिए ये सवाल सही था, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड E0, यहाँ पे कम, ये E0, यहाँ पे कम, ये फिर से E0 हो गया। अच्छा, इसमें अगर मैं कंडक्टर डाल दूं, कंडक्टर अभी तक नहीं डाला था, डाइलेक्ट्रिक डाला था, कंडक्टर वाले सवाल कहाँ कराए। कभी कभी बेटा रामलाल बीच में कंडक्टर भी डाल देते हैं। कैपेसिटर छोटा सेक्शन नहीं है, ये क्लास में 2 घंटे में मैं आऊं और तुमको जादू दिखाऊं, कितना भी एमआर स्टार दिखा दूंगा ना, तो तू तो बकलोल ही है। तू क्या है बता, क्या है तू? सर हम रामलाल है। हाँ तो बकलोल रामलाल है, सिंपल रामलाल नहीं है। सिंपल रामलाल तो दुनिया में कई घूम रहे हैं, एकदम बकलोल टाइप का रामलाल है। तो ऐसा नहीं है, तुम्हें कितना भी एमआर स्टार, ज्यादा एमआर स्टार भी एक दिन में दे दूंगा ना तो हैंग कर जाता है, और कहां से हैंग करता है तुम्हें पता नहीं चलता। बॉडी का कोई भी हिस्सा हिल नहीं रहा होता, सब स्थिर हो जाता है, एकदम शून्य हो जाता है, शून्य। तो भाई साहब थोड़ा समझना पड़ेगा, समझिए। ये कंडक्टर है, ये कंडक्टर है। मान लो कंडक्टर का जो विड्थ है वो d/2 है और टोटल विड्थ कैपेसिटर प्लेट का d था। अब इसमें बोल रहा कि सबसे पहले तो अगर कंप्लीट एयर हो, कंप्लीट में एयर हो तो कैपेसिटेंस क्या होता, एप्सिलॉन नॉट a/d। अगर इस प्लेट का एरिया a है, प्लेट का एरिया a है, तो पहले जब कंप्लीट एयर था तो ये होगा। अब जब डाइलेक्ट्रिक डाल दिया, सॉरी कंडक्टर डाल दिया बीच में, तो अब कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, तो कंडक्टर डाल दोगे तो हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट। समझना, एप्सिलॉन नॉट सीरीज में कंडक्टर डाला है तो a ऊपर रहने दो, नीचे जाओ, कितने विड्थ में कंडक्टर डाला है तो कितने विड्थ में एयर है, तो d/2, तो बचेगा d/2, तो d/2 इंटू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एयर का 1 प्लस आधे में ये d/2 में कंडक्टर डाला है, d/2, और कंडक्टर की डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होती है इनफाइनाइट, कंडक्टर की डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होती है इनफाइनाइट। तो साहब ये हो गया इनफाइनाइट, 1/इनफाइनाइट क्या हो जाएगा, 0। 1/इनफाइनाइट क्या हो जाएगा, 0। तो ये वाला टर्म यहां पे कोई कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, ये 0 हो जाएगा। तो C बराबर आप लिखेंगे एप्सिलॉन नॉट a, ऊपर में चला गया आपका 2, नीचे d, और ये है आपका C0, तो C इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ C0। मतलब अंदर में कंडक्टर, आधे मोटाई का कंडक्टर रखने से कैपेसिटेंस बढ़ गया साहब। और अब इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस का ग्राफ अगर देखोगे तो इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड आपका होगा E0, प्लस क्यू चार्ज है, माइनस क्यू चार्ज है, तो यहां पे होगा इलेक्ट्रिक फील्ड E0,
यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा 0, यहां पे इलेक्ट्रिक होगा ई नॉट। कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 ही तो हो जाता है। ये रहागा तेरा ई नॉट, और फिर से यहां पे आ जाएगा ई नॉट। बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड अगर देखा जाए, बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड देखा जाए यहां पे इस रीजन में, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड का पैटर्न बनेगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है आपका ई नॉट, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है ई नॉट, लेकिन यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा 0 कंडक्टर के अंदर। तो डाइलेक्ट्रिक और कंडक्टर में फर्क है। अगर डाइलेक्ट्रिक है तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा आपका ई नॉट बाई के, और अगर प्योर कंडक्टर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसमें हो जाएगा 0। अब कैपेसिटेंस के सॉल्व करने के सवाल कुछ अच्छे यहां पे देखिए ध्यान से। इन द गिवन नेटवर्क ऑफ कैपेसिटर द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। साहब पॉइंट एक ये है, एक ये बी है। इसको थोड़ा सा अपन रीड्रॉ करके फिर अच्छे से देखें, थोड़ा सा इलेबोरेट करके, इनलार्ज करके, तो ये आपका ऐसा बना है, ऐसा एक ही था बे, और एक यहां पे कैपेसिटर ऐसे आया, ऐसे जोड़ दिया, ऐसे जोड़ दिया, और इधर ये इधर है, साइड में है, यहां से कैपेसिटर लिया, ऐसे जोड़ दिया, ये कैपेसिटर लिया, ऐसे जोड़ दिया। ये पॉइंट है आपका ए और ये पॉइंट है आपका बी। अब यहां पे जो कैपेसिटेंस आएगा, क्या आएगा बेटा? कैपेसिटेंस सी सी, और ये सी और ये सी और ये सी और ये सी। ए और बी के बीच में कैपेसिटेंस अपने को बताना है। कहां बताना है बेटा? इस ए और बी के बीच में बताना है। तो सबसे पहले इसमें वैसे कहते हैं कि पॉइंट देखते हैं, मतलब पोटेंशियल देखते हैं पॉइंट पे। अगर यहां पे पोटेंशियल में कुछ वी मान लूं, यहां पे होगा वी, यहां भी होगा वी, तो इतना बड़ा वर्ड बोलने की जरूरत नहीं है। तुम छोटा सा वर्ड बोलो कि अगर मैं इस तार में आगे बढ़ूं तो ये पॉइंट ए ही रहेगा जब तक तार में या वायर में कोई कैपेसिटर, बैटरी या रेसिस्टर नहीं आ जाता है। तो अगर मैं इसको ए बोलता हूं तो ये ए होगा, ये भी ए होगा, और अगर मैं इसको बी बोलता हूं तो ये बी है, ये बी है, ये बी है, ये बी है, मतलब बी 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 है, बी बी है, बी 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 है। इससे क्या होगा सर? इससे ये होगा कि तुम्हें पता चलेगा कि जो कैपेसिटर्स कनेक्टेड है दो पॉइंट्स के बीच में, वो असल में दो पॉइंट्स है कौन से। तो ये सारे बी हैं, ये सारे बी है, बी है, बी है, ये ए है, ए है। तो सारे पॉइंट्स पता चल गए क्या? नहीं, इस कैपेसिटर का इधर वाला पॉइंट, इस कैपेसिटर का इधर वाला पॉइंट, इसका ये वाला पॉइंट, सब पता चल गया। ये अननोन रह गया। तो इस अननोन को बोल दो एक्स। कई बार बच्चे होते हैं कि सवाल को देखते हैं और भी देखते हैं, और लगातार सवाल को देखते रहते हैं। क्या करते रहते हैं? लगातार सवाल को देखते रहते हैं, और देखते देखते उनको ऐसा महसूस होता है, सुन मेरी बात, अच्छे से सुनना मेरी बात, देखते देखते उनको महसूस होता है कि मेरे से नहीं होगा। अबे देखने से थोड़ी ना होता है, करने से होता है। कर कैसे करें? वही तो बताया कि सारे टर्मिनल का नाम दो पहले। ये ए है तो ये ए होगा, ये बी है तो ये बी होगा, ये बी होगा, ये बी होगा। ये नहीं पता चल रहा था तो एक्स मान लिया। अब जिस दो पॉइंट के बीच में निकालना है उसको साइड में लेके जाओ, और बीच वाले पॉइंट को बीच में बना लो, और सारे कैपेसिटर को प्लॉट कर दो। तो बता ये कहां पे आएगा? ये वाला कैपेसिटर ए और एक्स के बीच। देखिए ये एक्स है तो ये भी एक्स है, तो ऊपर वाला कैपेसिटर ए और एक्स के बीच बना। उधर ये एक्स और बी के बीच बनेगा, देख एक्स और बी के बीच बन गया, सिंपल। ये ए और बी के बीच बनेगा, देख यहाँ पे नीचे वाला कैपेसिटर बे रामलाल, ये वाला हो गया काम इसका। ये है तुम्हारा ए और एक्स के बीच, ये है ए और एक्स के बीच, तो बना ए और एक्स के बीच, ए और एक्स के बीच। और ये है बी और एक्स के बीच, और ये है बी और एक्स के बीच, मतलब बी और एक्स के बीच दो और, बी और एक्स के बीच में दो और, बी और एक्स के बीच में दो और। ये आएगा तेरा आंसर, ये आएगा तेरा आंसर। अब क्या करें सर? अब क्या करना? सी सी पैरेलल में हो जाएगा 2C, और सी 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 पैरेलल में हो जाएगा 3C। 3C और 2C को सीरीज में जोड़ो। ये देखो, ये 2C x तक, फिर x के बाद 3C और b तक, तो ये दोनों सीरीज में हो जाएंगे। तो सीरीज में जोड़ोगे तो 2C इंटू 3C बाई, तो ये हो जाएगा 6C बाई 5, सिंपल 6C बाई 5। और इसके पूरे के साथ ये पूरा नीचे वाला सेक्शन ए और बी के बीच, और ये भी ए और बी के बीच है, तो पैरेलल हो जाएगा, सिंपल सी। 6 5 11 11C बाई 5। दिस इज द करेक्ट आंसर। बहुत मजेदार सवाल है, बहुत ज्यादा मजेदार सवाल है। नेक्स्ट देखिए। अच्छा, ऐसे भी सवाल पूछे जाते हैं, समझिएगा। ये पॉइंट है ए, और साइड वाले ये यहां पे सी कनेक्टेड है ए और बी के बीच। ये यहां पे ए है पॉइंट, यहां पे बी है, ये सी कनेक्टेड। ये पॉइंट ए है, ये बी, यहां पे सी कनेक्टेड। ये पॉइंट ए है, ये बी है, यहां पे सी कनेक्टेड है। तो सी ए बी क्या हो जाएगा? इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी। ये पॉइंट ए, ये पॉइंट है बी, तो ये सी 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 सी, सारे ए और बी के बीच में पैरेलल में 4 कैपेसिटर, ए और बी, ए और बी, ए और बी, ए और बी। तो रीड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, सीधा आंसर हो जाएगा आपका 4C। कोई खास बात नहीं है। अच्छा, यहां पे ध्यान रखिएगा, हर बार ये चिपका मत दीजिएगा, कई बार ऐसे सवाल पूछते हैं।
ऐसे कनेक्ट कर दिया और इस पॉइंट का नाम दे दिया ए और इस पॉइंट का नाम दे दिया बी, सी 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 सी। अब ए और बी के बीच कैपेसिटेंस बताइए। तो रामलाल मुझे बस इतना बता कि अगर ये ए है तो ये क्या होगा सर, ए होगा सर, ए होगा सर, ए होगा। तो इस यहाँ पे पॉइंट मतलब इस कैपेसिटर का ये पॉइंट, इस कैपेसिटर का ये पॉइंट, इस कैपेसिटर का ये पॉइंट, आपको पता चल गया ए ए है और बी अकेला यहाँ पे, ये बी नहीं हो सकता। तो आपको यहाँ पे कुछ एक्स मानना पड़ेगा, एक्स और ए के बीच, एक्स और ए के बीच, एक्स और ए के बीच 3 कैपेसिटर पैरेलल में, तो ये हो जाएगा 3C। और ये 3C, ये देखो यहाँ तक आ गया, ए से एक्स के बीच में 3C, 3C में सी को साथ सीरीज में जोड़ूंगा तो मैं इस बी पॉइंट पे पहुंच जाऊंगा। मतलब 3C और सी आपका हो जाएगा सीरीज में। तो 3C और सी सीरीज में जोड़ोगे तो ये 3C/4 आ जाएगा। तो सी ए भी आ जाएगा आपका 3C/4, है ना। तो कंसेप्ट समझिए, अगर कैलकुलस में गलत हो तो ये आप एक बार वेरीफाई कर लेंगे। ये सिमेट्रिक सर्किट तो आपको मैंने बताया था। उससे पहले एक सवाल और मेरे दिमाग में आ रहा है, ऐसे सवाल पूछे जाते हैं अपन कर लेते हैं, कोई खास बात नहीं है। ऐसा जोड़ लिया। अब मान लो यहां पे कैपेसिटर और लगा देता हूं, एक ये कैपेसिटर और लगा देता हूं, ये भी कैपेसिटर और लगा देता हूं। ये पॉइंट है तेरा ए, ये पॉइंट है बी। अब मुझे कैपेसिटेंस बताना है। अब देखने को तो बड़ा भयंकर सवाल लग रहा है, कोई भी दो आपका कैपेसिटर सीरीज और पैरेलल में नहीं दिखाई दे रहा है, कोई भी दो कैपेसिटर आपको सीरीज और पैरेलल में नहीं दिखाई दे रहा है, दिखाई देगा भी नहीं, देखते रहने से करना पड़ेगा। क्या करें सर? तो सबसे पहले आप ये करें, ये अगर बी है तो ये भी बी होगा, ये आपको पता होना चाहिए। क्यों? बीच में कोई कैपेसिटर नहीं लगा। अगर ये ए है तो ये भी ए होगा, आपको पता होना चाहिए, क्योंकि बीच में कोई कैपेसिटर नहीं लगा। अच्छा रामलाल, अच्छा, तो अगर ए है तो ये भी ए होगा, ठीक है। ये क्या होगा सर? बी होगा क्या? नहीं। ए होगा क्या? नहीं। तो क्या माने? एक्स। तो अपने पास 3 पॉइंट है, ए और बी, इन दोनों के बीच कैपेसिटेंस निकालना, साइड में ले जाइए, अननोन को एक्स बीच में लिखिए। अब यहां पे समझिए, ए और बी के बीच डायरेक्ट कैपेसिटर लगा हुआ है, जोड़ दीजिए। ये ए और बी के बीच हो गया डायरेक्टली, सॉरी ये ए और बी के बीच डायरेक्टली है, तो ऐसे बनाओ, ऊपर से बाईपास से ले जाओ, ए और बी के बीच जोड़ दो। ये वाला कैपेसिटर ए और बी के बीच हो गया कनेक्ट, मतलब इसको हमने देख लिया। अब ये कैपेसिटर भी ए और बी के बीच डायरेक्टली है, तो यहां पे भी ए और बी के बीच डायरेक्टली ये कैपेसिटर जोड़ दीजिए। ए और बी के बीच है, ये ए है, ये बी है, तो ये भी हो गया इसका काम। उसके बाद ए और एक्स के बीच है, ये ए और एक्स के बीच जोड़ दीजिए। देखिए ए और एक्स के बीच इसका भी काम हो गया। ये भी ए और एक्स के बीच है, जोड़ दीजिए। ए और एक्स के बीच में इसका भी काम हो गया। ये एक्स और बी के बीच है, ये रहा एक्स और ये रहा बी, इसके साथ जोड़ दीजिए। ये हो गया। ये एक्स और बी के बीच है, तो ये जोड़ दीजिए एक्स और बी के बीच। ये आ गया तुम्हारा कैपेसिटेंस। अब बेटा रामलाल तो मुझे ये बता दे बस, ये पैरेलल में है ए और एक्स के बीच में? हाँ, ये एक्स और बी के बीच में पैरेलल में है ये दोनों। तो सी सी 2C और ये 2C, 2C और 2C क्या हो जाएगा सीरीज में? C। तो साहब यहां पे आ जाएगा आपका C, और ये C/2 C/2, सॉरी C और C क्या हो जाएगा? C। सही लिख रहा हूं मैं? सॉरी ये C और C पैरेलल में हो जाएगा 2C। सही है। अरे भाई पैरेलल ही तो है, ये C और ये C पैरेलल है, तो पैरेलल में C क्या होता है? 2C। ये 2C और C ये दोनों भी पैरेलल में, तो A और B के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ गया आपका 3C। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या आ गया? 3C। ठीक है। अब देखिए सिमेट्रिक सर्किट, यहाँ पे सारे कैपेसिटेंस की वैल्यू CC है, C C C C C C C। तो यहाँ पे मैंने लास्ट क्लास में थोड़ा समझाने की कोशिश किया था। देखो मान लो ऐसे चार्ज गया, मतलब ये कैपेसिटर ऐसे कनेक्टेड है, ये कैपेसिटर ऐसे कनेक्टेड है, ऐसे समझो। पहले यहां से आने का रास्ता है, चार्ज यहां से क्यों आया। अब चार्ज को जाने का 2 रास्ता है, ठीक है। चार्ज को अंदर घुसने के लिए 2 रास्ता, ऐसे एक इधर से एक इधर से, दोनों का रास्ता एकदम आइडेंटिकल है। तो चार्ज गया तो यहां पे दोनों के बीच में एक कैपेसिटर लगा दिया, यहां पे एक और कैपेसिटर लगा दिया, यहां पे एक और कैपेसिटर लगा दिया, और ध्यान से देखा तो निकलने का रास्ता भी एग्जैक्टली आइडेंटिकल है। अगर इसको C और 2C बोल दूं मैं, मान लो यहाँ पे CC है और यहाँ पे 2C और C है, तो अजीब सा एसिमेट्रिक सर्किट बना दूंगा तो सही नहीं होगा। लेकिन ये सिमेट्रिक सर्किट है एकदम। सिमेट्रिक कैसे है? जिस तरीके से इंटर करने का रास्ता है उसी तरीके का एग्जिट करने का रास्ता है। तो यहाँ पे जैसे चार्ज इधर से घुसेगा वैसे ही चार्ज इधर से घुसेगा, जितना चार्ज इधर से जाएगा उतना ही चार्ज इधर से जाएगा। तो देखो यहाँ पे C और C कैपेसिटेंस सेम, चार्ज सेम, तो यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल सेम होगा, मतलब इस पे कोई चार्ज स्टोर नहीं हो पाएगा ना यहाँ पे। तो ये C C C आपका हो जाएगा C/3 ऊपर में, और ये C C C ये भी हो जाएगा आपका C/3। तो C/3 और C/3, तो C ये भी आ जाएगा आपका 2C/3 इज अ करेक्ट आंसर।
इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर इन अ बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज। बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज का कंडीशन क्या होता है, ये डायरेक्टली आपको यूज करना होता है। ध्यान से समझिएगा बेटा। मान लीजिए ये आपका पॉइंट ए, यहाँ पे कैपेसिटेंस है C1, ये आपका C2, ये आपका C3, ये आपका C4 और ये आपका C5। तो बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज का कंडीशन होता है कि इफ C1/C2 इज इक्वल टू C3/C4, इफ C1/C2 मतलब इस कैपेसिटेंस का रेशियो C1/C2 इज इक्वल टू C3/C4 है, देन इफ C1/C2 इज इक्वल टू C3/C4 देन चार्ज ऑन C5 विल बी 0। और आप ये कह सकते हैं कि इस दो पॉइंट का पोटेंशियल जो होगा, ये x है और ये अगर y है, तो x और y का जो पोटेंशियल होगा सेम होगा। मतलब पोटेंशियल एट x इज इक्वल टू पोटेंशियल एट y, मतलब डेल्टा v क्या आ जाएगा आपका 0। यहाँ पे कोई चार्ज स्टोर नहीं होगा। अगर चार्ज स्टोर नहीं है तो डायरेक्टली C1 C3 हो जाएगा सीरीज में, क्योंकि ये है ही नहीं, और ये C2 C4 हो जाएगा सीरीज में। ये वाला कंपोनेंट और ये वाला कंपोनेंट लास्ट में हो जाएगा आपका पैरेलल, डायरेक्ट जोड़ देंगे आप। इसका एग्जांपल यहाँ पे देखिए व्हीट स्टोन ब्रिज का, जैसे ए और बी के बीच में आपको कैपेसिटेंस निकालना है। क्या निकालना है बेटा? ए और बी के बीच में कैपेसिटेंस निकालना है। तो ध्यान से देखिएगा, ये आपका 6 माइक्रोफैराड, ये 3, ये 12, ये 6 और बीच में लगा 2। तो आप सबसे पहले ये देखिए कि बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज का है क्या कंडीशन। कई बार बच्चे क्या सोचते हैं कि ऐसा सर्किट बना होता है कहीं पे, ऐसा सर्किट बना होता है कहीं पे, और बच्चों को लगता है कि ये भी बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज है। अरे भैया, बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज ये ए और बी है क्या? मान लो ये सब सी है, सी है, सी है, सी है, सी है, क्या ये व्हीट स्टोन ब्रिज है? अरे भाई, व्हीट स्टोन ब्रिज तब लगाते हैं जहां पे सीरीज पैरेलल देखने में थोड़ा दिक्कत है। तो यहां पे देख तो जरा, ये अगर पॉइंट तेरा ए है और ये बी है, तो डायरेक्टली ये सी सी सीरीज में होगा, C/2 होगा। ये सी सी देख ना, डायरेक्टली सीरीज में दोनों, ये C/2 होगा, ये भी C/2 होगा। तो ये C/2 और ये C/2 क्या हो जाएगा? C, और ये C और C पैरेलल में हो जाएगा, तो C A B के बीच में इक्विवेलेंट आ जाएगा आपका 2C। इसमें कहां बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज की कंडीशन लगानी है? हाँ, यहां पे बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज की कंडीशन लगानी पड़ेगी, क्योंकि यहां से जो चार्ज आएगा इसको आप इसको सीरीज में नहीं मान सकते, इसको पैरेलल में नहीं मान सकते, बीच में कैपेसिटर है। इसमें तुम कोई भी दो कैपेसिटर सीरीज और पैरेलल में दिख रहा है, तुम बताओ, इसमें कोई भी दो कैपेसिटर आपको सीरीज और पैरेलल में दिख रहा है तो बताओ। नहीं है, कोई भी दो कैपेसिटर सीरीज और पैरेलल में नहीं है। तो फिर क्या करें? आइए करते हैं। आप ये देखिए 6/12 1/2, 3/6 1/2, बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज है, तो इसको काट दो। जैसे इसको काटोगे तो 6 और 3, 6 × 3 सीरीज में होता है, 6 × 3 9, तो 2 माइक्रोफैराड आएगा, और ये आएगा आपका 4 माइक्रोफैराड, 4 माइक्रोफैराड ए और बी के बीच में। तो CAB हो जाएगा आपका 2 and 4, 6 माइक्रोफैराड इज द करेक्ट आंसर। 6 माइक्रोफैराड इज द करेक्ट आंसर। यहां पे देखिए, अगर मैं ऐसा एक सर्किट बना लूं और यहां पे बना दूं मैं ये ऐसा, और यहां पे बना दूं मैं ऐसा, इस पॉइंट को बोल दूं मैं A और इस पॉइंट को बोल दूं मैं B, और मैं बोलूं आपको कि सारे का कैपेसिटेंस C है। कितने लगे हैं टोटल? 5। ए और बी के बीच में कैपेसिटेंस बताओ। तो बेटा, ए और बी के बीच में कैपेसिटेंस व्हीट स्टोन ब्रिज है। ये सर हमको तो नहीं दिख रहा, ये व्हीट स्टोन ब्रिज है सर, हमको तो ना दिख रहा। कहाँ है व्हीट स्टोन ब्रिज? है। कैसे पता चलेगा ये कहां से व्हीट स्टोन ब्रिज बन रहा है? सबसे पहले आप ये बात समझिए कि अगर ये पॉइंट है A और ये पॉइंट है आपका B, इसको साइड में ले जाते हैं। ये अननोन पॉइंट है X, ये A भी नहीं हो सकता, ये B भी नहीं हो सकता, एक कुछ थोड़ी ना होगा, यहाँ पे कैपेसिटर लगा है। X मानिए, इसको Y मानिए, और इधर ले जाइए A, इधर ले जाइए B, इधर ले जाइए X और नीचे ले जाइए Y। प्लॉट करिए, बिना देखे मैं प्लॉट कर रहा हूं, यही आएगा तेरा। ये आएगा आंसर, ये आएगा आंसर। मतलब आंसर मतलब ये रीड ड्रॉ हो जाएगा, ऐसा ही रीड ड्रॉ हो जाएगा, तो आप आंसर बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। अब अनबैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज, अनबैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज आपके सिलेबस में नहीं है, कभी नहीं पूछा यार, नीट में तो कभी सवाल पूछा ही नहीं। तो या तो आप चाहे तो इसको छोड़ दे, नहीं तो इसके लिए मेरे पास एक जबरदस्त MR स्टार है। ये नीट में नहीं आएगा, लेकिन किताबों में तुम्हें सवाल मिल जाता है। तो कई रामलाल टाइप बच्चे होते हैं, कहते हैं हमको करना है सर, हमको सिखाओ। अबे यार, एक तो तेरी औकात कम है, ऊपर तू रामलाल टाइप है, बकलोल है, और तुम्हें कहना है कि अनबैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज सीखना है। चल ठीक है, कोई बात नहीं, उतना होने के बावजूद तेरे पास MR स्टार है। तो देखिए यहाँ पे
ये कैपेसिटर, ये कैपेसिटर, एक और लगाओ सर, तभी तो बीट स्टोन ब्रिज बनेगा। बीट स्टोन ब्रिज बनी क्या बनेगा? बीट स्टोन ब्रिज बनेगा। ला ले ले बना ले, बीट स्टोन ब्रिज बना ले। अब क्या करेगा बोल? अब सर यहाँ पे ए पॉइंट ये रहा और बी पॉइंट ये रहा। यहाँ पे कैपेसिटेंस अगर मानता हूँ मैं 4 माइक्रोफैराड, कुछ भी मानना है मानेंगे। ये है तेरा 2 माइक्रोफैराड, ये है तेरा 2 माइक्रोफैराड, ये है तेरा 4 माइक्रोफैराड और ये है तेरा 2 माइक्रोफैराड। अब बता ए और बी के बीच कैपेसिटेंस। तो रामलाल के साथ रामलालीज, मुझे बस इतना बता कि कोई भी तुम्हें 2 कैपेसिटर सीरीज और पैरेलल में दिख रहा? कोई भी 2 कैपेसिटर सीरीज और पैरेलल में नहीं दिखता। क्या सिमेट्रिक है ना? 4 से गया, 2 से गया, उधर 2 से उधर से आ रहा है, इधर 4 है भैया, एसिमेट्रिक है, एसिमेट्रिक है। अच्छा, बैलेंस बीट बीज है। बैलेंस बीट बीज कब होता है? जब ये बटा ये, तो 4/2 2 आ रहा है और तो 2/4 1/2 आ रहा है, बैलेंस भी नहीं है। अब क्या करोगे सर? अब इसका सॉल्यूशन तुम आप कहीं से देखोगे तो तुम्हें एकदम युगांडा वाली मजदूरी मिलेगी, तुम्हें युगांडा वाली मजदूरी मिलेगी, तुम्हें एकदम रिगरस मजदूरी, पूरे 1.5 पेज का कैलकुलेशन। और जो आंसर आएगा ना वो मैं पहले बता देता हूं, जा पहले ही बता देता हूं आंसर। क्या बात करो सर, कैसा भी सवाल होगा ऐसी डायरेक्ट आंसर लिख दोगे? हाँ यही तो है हमारा स्टार। इज्जत कर, झुक के प्रणाम कर इसको। ये नहीं होता तो जीवन अभी तेरा युगांडा की काली घाटी में भटक रहा होता। प्रणाम कर इसको और बता कैसे निकालेगा आंसर। हटा दे इसको। अरे सर अनबैलेंस नहीं है, अनबैलेंस है, बैलेंस नहीं है कि हटा दोगे? अरे एमआर स्टार जो कहता है वो कर दे चुपचाप, हटा दे। चलो हटा दिया। हटा दोगे तो 4 और 2 को सीरीज में जोड़ो, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 4 दूना 8/6, मतलब 4/3 माइक्रोफैराड। ये 4/3 और इसके साथ ये पैरेलल में 4/3, मतलब जो सी इक्विवेलेंट आएगा 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, पैरेलल में है तो C इज इक्वल टू आएगा 8/3 माइक्रोफैराड। ये तो तब आएगा जब तुम्हारा बैलेंस बीट स्टोन बीज होगा, लेकिन ये अनबैलेंस है। कोई बात नहीं, अनबैलेंस होने से क्या होगा? ये जो सीरीज में था वो सीरीज खत्म होकर पैरेलल टाइप आ जाएगा बीच में, अगर लगा दिया तो। मतलब ये कहना चाह रहे हो ना कि इनको सीरीज में नहीं मान सकते, बीच में आ जाएगा तो कुछ पैरेलल टाइप कॉम्बिनेशन दिख जाएगा। एक्जेक्टली पैरेलल नहीं है लेकिन पैरेलल टाइप कुछ दिखेगा, यहां से चार्ज यहां भी जाएगा। ठीक है, तो यहां पे जो तेरा असल में सी इक्विवेलेंट आएगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन होने से ज्यादा आता है हमेशा, तो जो असल में सी इक्विवेलेंट तेरा आएगा वो 8/3 से ज्यादा आएगा, बराबर भी नहीं आ सकता। अब मेरी बात सुन, इसको अप्रोच कैसे लगाना है एग्जाम में। एग्जाम में तेरे पास होंगे 4 ऑप्शन। एक एग्जैक्टली 8/3 गलत हो गया, दूसरा 8/3 से कम गलत हो गया, तीसरा 8/3 से बहुत ज्यादा गलत हो गया, जस्ट ग्रेटर देन 8/3। सी इक्विवेलेंट विल जस्ट मतलब 0.1 0.2 0.3 ऐसे ज्यादा हो, जस्ट ग्रेटर देन 8/3 माइक्रोफैराड, जस्ट ग्रेटर देन जस्ट ग्रेटर देन 8/3 माइक्रोफैराड। अच्छा, इसको डिवाइड करो तो कितना आ जाएगा? 3 दूना 6, 2 पॉइंट समथिंग आएगा, है ना? 2 पॉइंट समथिंग आएगा, मतलब 2 पॉइंट समथिंग आएगा। तो तेरा असल में आंसर जो है ना, शायद इसको जोड़ने के बाद, है ना, कुछ आता है 3 माइक्रोफैराड के आसपास, 21/7, 3 माइक्रोफैराड के आसपास। अभी देख 8/3 है, 8/3 असल में कितना आ रहा है देख, इसको फील कर। 8 को डिवाइड करेगा 3 से तो ये आएगा 2, ये हो जाएगा 6, ये मल्टीप्लाई 2, तो यहाँ पे एक देगा तो 22.6, और जस्ट गेटर 2.7 या 2.8 वाला जो ऑप्शन आएगा वो टिक करना है तुम्हें। मतलब 8/3 ये सॉल्यूशन सही है, एक बार चेक कर लेना बेटा, ये कैलकुलेशन चेक करना, इसमें नहीं पूछ, ये मत पूछना कि 8/3 कैसे आ गया। कंसेप्ट बताना, इसको हटा दे, उसको दोनों को सीरीज में मान और फिर नीचे वाले को सीरीज में मान, फिर पैरेलल कर देना, ठीक है ना? इसमें अगर थोड़ी कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो देख लेना। अब कंसेप्ट मेन पकड़ो, एक होगा ऑप्शन 8/3 के बराबर गलत है, एक होगा 8/3 से कम गलत है, एक होगा बहुत ज्यादा गलत है। एकदम जस्ट ज्यादा वाला आंसर टिक करना, और जस्ट ज्यादा वाला तो बोलोगे सर जस्ट ज्यादा वाला 2 है तो सबसे पास वाला आंसर टिक कर दो। तो 8/3 से जो ज्यादा होगा, जो इसके सबसे पास होगा, मतलब थोड़ा ही ज्यादा होगा, वो आंसर टिक कर। जैसे मान ले ये आ रहा तेरा 2.6 और ऑप्शन है तेरा 2, 2.8 और 2.9, चल 2.9, तो ये टिक करेगा। मतलब जस्ट ज्यादा वाला जो ऑप्शन है वो टिक करेगा। और जाके देख ले रेसिस्टर में भी जाके अनबैलेंस बीट स्टोन ब्रिज में जाके लगा दे बेटा, यहां पे खड़ा ऐसे नहीं हूं मैं, कर दिए हैं कांड।
कांड कर दिया क्या? हाँ कर दिया, संभाल ले तू, अब करके देख लिया, तू भी जा कर, रेसिस्टेंस में भी कर, कैपेसिटर में भी कर, जहां कर हर जगह करता रहे, आंसर आएगा, आंसर आएगा। हाँ ये ध्यान रखना, कैपेसिटर का केस रेसिस्टर से उल्टा होता है, तो रेसिस्टर में जस्ट कम वाला टिक करना, रेसिस्टेंस में जस्ट कम वाला टिक करना, ठीक है। अब आगे नेक्स्ट देखो, अरे ये तो सॉल्व करा दिया ना, यही तो था वो 4 माइक्रोफैराड और 4422 वाला, ये तो सॉल्व करा दिया मैंने। ये सवाल रामलाल हो गए हैं। नेक्स्ट चलो ये सवाल है, फाइंड चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, फाइंड चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, फाइंड चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। सारे कैपेसिटर पे चार्ज बताएं, सारे कैपेसिटर पे क्या बताना? चार्ज। बता कैसे करोगे, है कोई तरीका करने का? सर केवीएल तो आपने सिखाया नहीं, हम क्या करेंगे? हाँ युगांडा की काली घाटी में भटकेगा तू जाके। दोनों कैपेसिटर पे चार्ज निकालना है, बहुत ही भयंकर सवाल। और मैं आपको बता दूं, ये मैंने सवाल एक बहुत ही रेप्यूटेड कोचिंग इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल से उठाया है, और ऐसा ही सवाल करंट इलेक्ट्रिसिटी में कैपेसिटर के जगह पे रेसिस्टर लगा है, 1.5 पेज में सॉल्व है, बहुत ही रेप्यूटेड कोचिंग इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में सॉल्व है। चाहेगा तो मैं पेज नंबर बता दूंगा, पेज नंबर बता दूंगा मैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी ऐसा सवाल है और कैपेसिटर में पेज नंबर बता दूंगा, 1.5 पेज का सॉल्यूशन है। तुम्हें लगेगा मास्टर झूठ बोल रहा है पेज नंबर बता दूंगा, 1.5 पेज का कैलकुलेशन है केबीएल और केसीएल से, और मेरा कैलकुलेशन है ही नहीं, मेरा तो आंसर है मजदूरी से है दूरी, एमआर स्टार है जरूरी। आपके जीवन में अगर मजदूरी से बनाना है दूरी, मजदूरी से बनाना है दूरी, तो एमआर स्टार है जरूरी। अब देख आंसर लिखता हूं मैं, देख कहीं एक पॉइंट पर तो जीरो मान सकता है, अब चूज कर ले कहां मानेगा, कहीं भी मान ले। सर यहां मान ले क्या? मान ले, कहीं भी मान ले। सर यहां मान ले क्या? मान ले, ये 0 वोल्ट मान ले। मेरी बात सुन, इस 0 वोल्ट है तो कैपेसिटर की इस तरफ पोटेंशियल गेस नहीं कर सकते, कैपेसिटर की इस तरफ भी नहीं कर सकते, लेकिन यहां से अगर आगे जाए 0 0 0 0 0 और 0 से 20 वोल्ट की बैटरी के इस तरफ कूद के जाए तो प्लस 20 वोल्ट होगा, तो ये भी प्लस 20 वोल्ट होगा, तो ये भी प्लस 20 वोल्ट होगा। क्या बात कर रहे हो सर? और इस प्लस 20 वोल्ट पोटेंशियल यहां पे, यहां से मैं इधर कूद के जाऊंगा, यहां से मैं इधर कूद के जाऊंगा, तो 20 में से 10 वोल्ट माइनस करूंगा, 20 में से 10 वोल्ट माइनस करूंगा, तो ये बचेगा 10 वोल्ट। हाँ 20 में से यहां पे हाई से लो गया तो 10 वोल्ट माइनस करूंगा, तो इस कैपेसिटर के लॉन्ग, इस कैपेसिटर के लॉन्ग जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो आप साफ साफ देख सकते हैं, यहां है 0, यहां है 10, मतलब 10 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप है। तो चार्ज इज इक्वल टू आ जाएगा आपका C इंटू V, 10 इंटू 10 मतलब 200 माइक्रोकूलम इज अ करेक्ट आंसर, सॉरी 10 इंटू 20। और ये कैपेसिटर के बीच देखोगे तो ये है 0 और ये है आपका 20, मतलब पोटेंशियल ड्रॉप 20 का है, तो यहां पे जो चार्ज होगा आपका Q बराबर CV, कैपेसिटेंस 10 और वो तो 200 माइक्रोकूलम आंसर, दोनों कैपेसिटर पे 200 माइक्रोकूलम इज करेक्ट आंसर हो गया, आंसर आ गया। अब क्या करना है, तो सुनो मेरी बात, अब समय कम है थोड़ा, ये तो यही कैपेसिटर अगर 6 क्लास में पढ़ाता तो मतलब कैपेसिटर पे तो PhD करा देता तुम्हें, हर चैप्टर में करा रहा हूं, पूरे फिजिक्स में तो PhD हो गया, बायोलॉजी का स्टूडेंट PhD इन फिजिक्स लिखना तू, सर आई एम PhD इन फिजिक्स। किसको किसको यहाँ पे जो सवाल का लेवल है वो आसान लगता जा रहा है और सच में आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि तू PhD फिजिक्स है, भले ही बायोलॉजी इन 12th, बायोलॉजी इन 12th, बट PhD इन फिजिक्स। तो जिसने ये लेवल अटेंड कर लिया यहां पे, सच में तुम्हें ये सवाल समझ में आ गया होगा। अगर सच में ये सवाल समझ में आ गया तो बहुत बड़ी बात है। आज मुझे बता देना लिख के कि सर आई एम PhD इन फिजिक्स, बायो इन 12th बट PhD इन 12th में बायो है लेकिन फिजिक्स में PhD है। प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं ये लिख देना आज कि सर मेरा हो गया PhD फिजिक्स में। देखिए आंसर समझ में आया? आओ आगे चलो। ये कैपेसिटर है, तो ये असल में यहां पे ध्यान से देखिए, ये 6 माइक्रोफैराड मिसिंग है, ये व्हीट स्टोन ब्रिज बन रहा है, व्हीट स्टोन ब्रिज। सर कैसे बनना है, हमें तो नहीं दिख रहा, तो दिखेगा बेटा रीड्रॉ करोगे तो, इसको मान लो x और इसको मान लो y, तो देखो a और y के बीच बनेगा, ये a और x के बीच बनेगा, ये x और y के बीच बनेगा, ये x और b के बीच ये हो जाएगा 12 12 सीरीज में 6, एक्जैक्टली आपका आएगा ये व्हीट स्टोन ब्रिज के कंसेप्ट से। सॉल्व हो जाएगा बेटा, कोई खास बात नहीं। अब है ये क्यूब प्रॉब्लम, ये रेसिस्टेंस में भी आता है और कैपेसिटर में भी आता है। अब इसमें तो साहब
मतलब लुगांडा की भाषा में मजदूरी किया हुआ होता है। अब मजदूरी तो है, लेकिन अपने को आंसर चाहिए भाई। अब आंसर याद करने का एक जबरदस्त पैटर्न बताऊंगा मैं यहां पे। तुम बस इतना बताओ कि इसमें कैपेसिटेंस पूछने के कितने वेरिएशन हो सकते हैं? तीन ही तरह का कैपेसिटेंस पूछा जा सकता है एक साइड के लोन। ये रहा ए और ये बी, तो तुमसे पूछा जाता है व्हाट इज द कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी? व्हाट इज द कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी? व्हाट इज द कैपेसिटेंस बिटवीन फेज डायगोनल? फेज डायगोनल हो जाएगा ए सी। व्हाट इज द कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड डी? ये है तुम्हारा बॉडी डायगोनल। तो किसी भी बॉडी डायगोनल के क्रॉस ले सकते हो आप। जरूरी नहीं है कि आप ए और डी ले, यहां से और यहां ले सकते हैं आप, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ले सकते हैं आप, किसी भी बॉडी डायगोनल के ले लेंगे। ये आपका फेज डायगोनल कितने बनते हैं इसमें? 12। देख ले, एक फेज में 2 फेज डायगोनल, 1 2 3 4 6 फेज है ऐसे, तो 6 दूना 12। और ये है तुम्हारे अलोंग साइड, किसी भी साइड के अलोंग अगर कैपेसिटर निकालोगे तो ये आएगा। अब इसमें बड़ा ही आसान सा फॉर्मेट होता है। कई बार टीचर्स को बताते भी, ऐसी बात नहीं है कि नहीं बताते हैं, मैं ही बता रहा हूं बस, ऐसा नहीं है। कुछ चीजें दुनिया भी बताती है, हाँ कुछ चीजें मैं ही बताता हूं बस, कुछ चीजें दुनिया में बताती है, तो ये दुनिया में भी आपको मिल जाएगा, कोई खास बात नहीं है। इसमें काउंटिंग करना होता है 1 से 7 तक और सारा आंसर आ जाएगा, मजा आ जाएगा एकदम। क्या बात कर रहे हो सर, इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं करना, हमने तो बहुत किया था। तो तू पहले रामलाल ही तो था, युगांडा में तो था, अब तो भारत में आया तू, युगांडा से भारत पहली बार आया है। यहाँ पे देख के आश्चर्यजनक चीजें तो लगी। आंसर देखते हैं, बता ए से बी पे गिनती गिन, चल 1 से शुरू कर। 1 2, अब यहां से 1 2 लिख के सीधा नीचे जाना है, समझ? ऐसे चलना है, ऐसे चलना है, मतलब यहां लिखो फिर अगले में नीचे में चले जाओ, यहां लिखो फिर अगले नीचे में चले जाओ, फिर ऊपर जाओ, फिर अगले नीचे में चले जाओ, फिर ऊपर जाओ। ऐसा तू समझ जाएगा, 1 2 बार प्रैक्टिस करेगा तो। 1 2, फिर यहां पे 3, ऊपर 4, यहां 5, यहां 6 और नीचे आता 7। जहां से शुरू किया वहीं पे खत्म करना है, जहां से शुरू किया वहीं पे खत्म करना है, जहां पे शुरू किया है वहीं पे खत्म करना है, वहीं पे खत्म करना है। अब एक का कैप्शन सी था, वे यार पक, एक कैप्शन सी था तो सब में सी लगा दे, सब में क्या लगा दे? सी लगा दे। ये आंसर है तेरा, ये बिल्कुल सही जवाब है। एक बार और बताऊं, हाँ तो याद रखने का आप तरीका भी सुन। शुरू करना है बॉडी साइड से और जाना है बॉडी डायगोनल तक और फिर साइड पे आ जाना है, जहां से शुरू करना है वहां पे जाना है। तो 1 2 3 4 5 6 7, ये आंसर है। और आंसर दिखाओ, यहाँ पे छुपा के रखा है मैंने, रिवील कर दूं ये आंसर मैंने यहाँ पे छुपा के रखा है। अब वेरीफाई कर लेते हैं कि सही है या नहीं, छुपा के रखा है। ये देखो आंसर, जादू। आंसर देखो एग्जैक्टली, ए बी के लॉन्ग 12c/7, ए सी के लॉन्ग देखो, ए और सी के लॉन्ग क्या आया है? 4c/7। अरे रामलाल गजब, अरे गजग। और रेसिस्टर में क्या होगा? इसी का उल्टा, गिनती यहां से शुरू कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 और 7 ऊपर। रेसिस्टर में इसका उल्टा हो जाएगा, है ना? तो रेसिस्टेंस में मैं कम पढ़ाऊंगा, ये सारी चीजें आप रिलेट कर लेंगे, मैं रिलेट कर देता हूं। चलो अगर मैं बात करूं रेसिस्टेंस ए बी के क्रॉस, रेसिस्टेंस ए सी के क्रॉस और रेसिस्टेंस ए डी के क्रॉस, ठीक है भाई? तो गिनती कहां शुरू करना है? गिनती सर नीचे शुरू करना है, यहां से गिनती शुरू होगा, 1 2 3 4 5 6 और 7। ये रेसिस्टर का हो जाएगा। कैपेसिटर रेसिस्टर एक दूसरे के जस्ट क्या होता है? उल्टा होता है। चलो ये सवाल देखो, APMT 2015, अब पैरेलल प्लेट। अच्छा, कैपेसिटर बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है साहब, खूब सारे सवाल पूछे जाते हैं, इसलिए आपको मैंने यहाँ पे एक लेक्चर एक्स्ट्रा अकोमोडेट किया है। आज के लेक्चर में करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट हो जाना चाहिए, लेकिन अपन एक दिन एक्स्ट्रा करेंगे। एक दिन से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पोखरिया साहब भी तो सेट होकर बैठे हैं, कहाँ नीट का नोटिफिकेशन दे रहे हैं। एक लेक्चर मुझे दे दो मालिक, मैं तुम्हें PhD इन फिजिक्स दूंगा। तुम मुझे एक लेक्चर दो, मैं तुम्हें PhD इन कैपेसिटर दूंगा। आओ देखते हैं। पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर हैज कैपेसिटेंसी। Parallel plate air capacitor had capacity, distance of the separation is d. Distance of the separation is plate between d and potential difference is v. Potential difference दोनों प्लेट के बीच में v. Applied between the plates. Force of attraction between the plate of the parallel plate air. Force of attraction. Force of attraction क्या होगा? देखो, अगर पोटेंशियल ड्रॉप v है और डिफरेंस d है, तो अंदर में जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो होगा तुम्हारा v/d। क्या बात कर रहे हो सर? हाँ, पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड dv यही तो होता है, E इज इक्वल टू माइनस dv/d है। तो यहां से यहां तक पोटेंशियल डिफरेंस तुम्हारा v दिया है और डिस्टेंस d है, तो v/d हो जाएगा, ये नेट है। लेकिन जब फोर्स लिखोगे तो ये होगा तुम्हारा q इंटू वी, सॉरी q इंटू ई। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे ये वन प्लेट का लिखेंगे, नेट नहीं लिखेंगे।
अगर नेट जितना है एक प्लेट की वजह से उसका आधा आएगा, तो ये हो जाएगा तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड V/2D। और चार्ज को Q को क्या लिख सकते हैं अपन, CV, कैपेसिटेंस C इंटू V दिया हो तो उसकी चीज चार्ज को CV लिखेंगे, तो क्या आ जाएगा बोलो, CV², देखो CV²/2D, ये आ जाएगा तुम्हारा फोर्स, CV²/2D, CV²/2D, देख कहां है, CV²/2D आंसर आ गया। बस यहाँ पे लॉजिक ये था, AIPMD 15 में बच्चे ने गलत इसलिए कर दिए थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड उन्होंने V/D ले लिया था, हालांकि V/D वाला ऑप्शन ही नहीं कहीं, हाँ ये है ना CV²/D, ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 30 करेक्ट। क्योंकि देखो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी होगा ना उसमें दोनों प्लेट का कंट्रीब्यूशन है, लेकिन फोर्स अगर एक प्लेट की वजह से दूसरे पे निकालोगे तो एक ही इसका ही फोर्स इस पे लगाएगा, खुद प्लेट अपने पे फोर्स नहीं लगाता है, खुद प्लेट अपने पे फोर्स नहीं लगाता है। ये तुम्हारा नीट 18 में पूछा है। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द मेटल प्लेट ऑफ एन आइसोलेटेड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर C हैविंग चार्ज Q एंड एरिया A इज, हैविंग चार्ज Q एंड एरिया इज, तो फोर्स लिखोगे बेटा, तो फोर्स मैंने तुम्हें सिखाया है, एक प्लेट का इलेक्ट्रिक फील्ड σ/ε0 इंटू 2 और दूसरे का चार्ज Q, बस Q को क्या लिख सकते हैं अपन, σA लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा तुम्हारा σ² लिखोगे σ²A/2ε0, ये हो गया तुम्हारा फोर्स। इसीलिए तो यहां पे प्रेशर निकाल लेते हैं अपन σ²/2ε0। चल बता, चार्ज Q है, एरिया A है, तो चार्ज Q और एरिया A के टर्म्स में चार्ज Q, अच्छा ये भी लिख सकता हूं मैं, ऐसा भी तो कर सकते हैं, चार्ज Q के टर्म्स में लिखना है तो σ² को लिख सकते हैं Q²/A², अरे सिग्मा बराबर होता है टोटल चार्ज बटा एरिया, तो Q²/A², तो ये Q²/A², A से एक कटेगा तो ये आएगा Q²/2A∈0, दिस इज द फोर्स। दिस फोर्स डज नॉट डिपेंड्स अपॉन सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स, ये चार्ज का होल स्क्वायर बटा इसका एरिया इंटू ε0 पे डिपेंड कर रहा है, तो दोनों प्लेट के बीच में डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं कर रहा, तो पहला आंसर आ जाएगा इंडिपेंडेंट अपॉन द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स कहां आ रहा है बेटा इसमें, हाँ सुनना ध्यान से, हाँ पोटेंशियल के टर्म्स में अगर बात करोगे, अगर तुम कहोगे कि पोटेंशियल डिफरेंस है V, पोटेंशियल डिफरेंस है कैपेसिटर प्लेट का V और कैपेसिटेंस है C, अब इस पे फोर्स बताओ, तो अगर ये पोटेंशियल गिवन होता तो आप फोर्स लिखते F = Q × E और इलेक्ट्रिक फील्ड में आपका आ जाता V/D, इलेक्ट्रिक फील्ड में आ जाता आपका V/D, ठीक है। अब ये फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू D होगा, जितना ज्यादा विड्थ बढ़ाओगे, जितना ज्यादा विड्थ बढ़ाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड उतना कम होता जाएगा, तो ये होगा। लेकिन यहां पे पोटेंशियल नहीं दिया हमने को, पोटेंशियल पता ही नहीं, चार्ज दिया है। अब प्लेट पे कुछ भी हो जाए चार्ज क्यू रहेगा, चाहे उस प्लेट को यहां रखो, यहां रखो या यहां रखो, चार्ज क्यू रहेगा, और इसका एरिया A है, तो फोर्स का फॉर्मूला आ रहा है Q²/2ε0। अगर चार्ज क्यू दिया हुआ है तो जो फोर्स होगा वो प्लेट्स के डिस्टेंस के बीच में डिपेंड नहीं करेगा। आइए नीट 2017 का सवाल देखें। A capacitor is charged by a battery. The battery is removed and another identical uncharged capacitor is connected. Okay, no issue. A capacitor, मान लो कैपेसिटेंस C है इसका, इसको V बैटरी से चार्ज किया, तो V बैटरी से चार्ज करने के बाद इस पे चार्ज कितना आ जाएगा, सर V पोटेंशियल की बैटरी से चार्ज करो तो चार्ज हो जाएगा CV और एनर्जी हो जाएगा ½ CV²। डन 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 डन। इस पे प्लस CV और उधर हो जाएगा माइनस CV, इस पे प्लस CV और इधर हो जाएगा माइनस CV, राइट। ओके, एंड अनदर आइडेंटिकल अनचार्ज्ड कैपेसिटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल। इसको चार्ज कर लिया, बैटरी को हटाया होगा तब ना, कैपेसिटर चार्ज विद अ बैटरी, द बैटरी इज रिमूव्ड। अच्छा बैटरी हटा लिया तो कैपेसिटर पे जितना चार्ज आ गया था वो रहेगा। अब इस कैपेसिटर को यहां लाया जिस पर चार्ज था प्लस CV माइनस CV, उसको एक अनचार्ज कैपेसिटर से जोड़ दिया, मतलब इसकी कैपेसिटेंस तो C है लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, V है, सॉरी 0 है, इसको जोड़ दिया। देन कनेक्टेड इन पैरेलल, देन टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ द रिजल्टिंग सिस्टम, रिजल्टिंग सिस्टम की टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी क्या होगा, तो टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी से पहले कॉमन पोटेंशियल निकालते हैं। कॉमन पोटेंशियल क्या होगा, तो साहब कॉमन पोटेंशियल की वैल्यू होती है C1V1 + C2V2 डिवाइडेड बाई C1 + C2। इसका CV बोल क्या है, चार्ज CV, इधर पॉजिटिव चार्ज लेंगे, ये तो इधर तो न्यूट्रल है, +0 डिवाइडेड बाई 2C, तो C से C कटेगा, ये आ जाएगा V/2, मतलब एक प्लेट का पोटेंशियल ड्रॉप होगा V/2। अब एनर्जी लिखोगे तो ½ CV/2 का होल स्क्वायर और इंटू 2 कर दो। इंटू 2 क्यों कर दे सर, इंटू 2 इसलिए करो क्योंकि 2 कैपेसिटर है। कितने कैपेसिटर है, 2, तो इंटू 2 कर दो, तो ये हो जाएगा तेरा ½ CV/2 का होल स्क्वायर, 2 से ये 2 कटेगा, ये होगा CV²/4, मतलब ये फाइनल एनर्जी बचेगा। इनिशियल एनर्जी क्या था CV²/2, फाइनल एनर्जी क्या है CV²/4, मतलब आधा हो गया है, डिक्रीजेस बाय अ फैक्टर ऑफ 2। अच्छा इसमें MR स्टार बताऊं, तो MR स्टार सबसे पहला यही है कि सवाल को पढ़ के सीधा सॉल्व मत किया करो, सोचो। और
अगर तुम सॉल्व कर भी लिए, आंसर भी निकाल लिए, फिर भी ये सोचने में कोई बुराई नहीं है सर क्या एम आर स्टार। अच्छा, इसमें कोई एम आर स्टार सोच के बता सकता है तो फटाफट बताओ। अगर तुम एम आर स्टार सोच के बता पाए तो तुम्हें हक है लिखने का, तुम्हें हक है लिखने का। पीएचडी इन फिजिक्स, आई एम साकाराम पीएचडी इन फिजिक्स, आई एम रामलाली पीएचडी इन। तो क्या आप यहां पे एम आर स्टार सोच पा रहे हैं? बिना कैलकुलेशन के सवाल पढ़िए, उसके साथ ऑप्शन पढ़िए, ऑप्शन में एम आर स्टार छिपा हुआ है, ऑप्शन में ही एम आर स्टार का सोच छिपा हुआ है। सीधा ऑप्शन पढ़ के डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं आप। अगर आप सोच पा रहे हैं तो आप कह सकते हैं कि सर बाकी छोड़ो, डॉक्टर तो आई एम पीएचडी इन फिजिक्स। आइए बताते हैं, सवाल पढ़िए। कैपेसिटर को चार्ज किया, बैटरी से चार्ज करके दूसरे कैपेसिटर से जोड़ दिया। जब दूसरे कैपेसिटर से जोड़ोगे तो पहले कैपेसिटर का पोटेंशियल भी, दूसरे कैपेसिटर का पोटेंशियल जीरो। क्या चार्ज फ्लो करके आएगा? किस लिए? चार्ज बराबर करने के लिए, पोटेंशियल बराबर करने के लिए। पोटेंशियल बराबर करने के लिए चार्ज फ्लो करेगा। और वायर में अगर चार्ज फ्लो करा, सुन मेरी बात, अगर वायर में चार्ज फ्लो करा तो एनर्जी लॉस होगा। अब साहब कह रहा है इंक्रीज, ओए पागल है क्या? ये कह रहा है इंक्रीज, अबे पागल है क्या? अरे ये कह रहा है कांस्टेंट, पागल है क्या? ये आंसर होगा नीट 2017। तो ये क्या बुराई है यार? ये क्या मैं यहां पे युगांडा वाली मजदूरी करता हूं, ये करूं फिर ये करूं फिर ये करूं फिर ये करूं, क्यों करूं? पता ना मैं क्यों करूं, मुझे साफ साफ आंसर समझ आ रहा है। चलो नेक्स्ट देखो, ये सवाल कई बार आईटी में पूछा जा चुका इस तरह के सवाल, और नीट में पूछा जा चुका सवाल। समझिएगा क्या कह रहा है ये। कह रहा नेटवर्क ऑफ 4 कैपेसिटर कैपेसिटेंस C2C 3C। देख इधर, ये C2C एंड 3C कनेक्टेड है, and C4 is 4C are connected at as shown in a figure. Then ratio of charge on C2 and C4. ये रहा C2 और ये रहा C4। भाई साहब पन्ने भर देते बच्चे, पन्ने भर देते, घर की दीवार भर देते हैं, घर की पूरी दीवार भर देते सवाल को सॉल्व करने के लिए। अबे यार क्यों कभी कभी अपने आप से पूछना, मैं ही क्यों। चल इधर ये रहा C1 C2 C3, ये है तेरा C2C C3। देखो इधर ये हो जाएगा C2C 3C और ये 4C, ये पोटेंशियल V। मैंने आपको पहले ही बताया था पैरेलल कॉम्बिनेशन होता ही नहीं। सीधा आप कह सकते हैं कि यहां पे जो पोटेंशियल ड्रॉप है डायरेक्टली इस 4C पे है, तो यहां पे जो चार्ज आएगा Q बराबर CV हो जाएगा। सवाल पढ़ लीजिए एक बार, तो हो जाएगा आपका C की वैल्यू 4C इंटू V, तो ये हो जाएगा 4CV। तो C4 पे जो चार्ज आएगा वो आएगा 4CV। चार्ज ऑन C4 इज 4CV। अब इस 2C पे चार्ज लिखना तुम्हें, और यहां पे पोटेंशियल अगर मैं जीरो मानता हूं तो यहां पे पोटेंशियल V हो जाएगा इस बैटरी की वजह से, ये जीरो और ये V। और सीरीज में तीनों पे चार्ज सेम होगा, तो C इक्विवेलेंट निकाल के नेट चार्ज निकाल लेते, और नेट चार्ज तीनों पे सेम होगा। ये सीरीज कॉम्बिनेशन है इसलिए। तो 2C और C का सीरीज कॉम्बिनेशन बोलिए, ये हो जाएगा आपका 2C/3। ये C एंड 2C का सीरीज कॉम्बिनेशन हो जाएगा 2C/3, सही बोल रहा हूं। एंड 2C/3 इंटू 3C को सीरीज में जोड़ेंगे तो इंटू 3C डिवाइडेड बाई 2C/3 प्लस 3C। एलसीएम लीजिए, ये 9 2 11 11C/3 ऊपर में आ जाएगा आपका 6C/3। C स्क्वायर से C कटेगा तो C बचेगा, 3 से 3 कटेगा, ये 6C/11 आ गया। चार्ज कितना होगा? तो Q बराबर CV। तो यहां पे चार्ज लिखेंगे आप, Q बराबर C की वैल्यू बोलो, ये C इक्विवेलेंट आ गया तुम्हारा 6C/11 इंटू V। ये तो सर नेट चार्ज आपने निकाला, तो बेटा ये सीरीज कॉम्बिनेशन नेट चार्ज ही तो फ्लो करता है। इन दोनों का चार्ज का रेशियो देखोगे तो ये हो जाएगा चार्ज का रेशियो, 6 से 4 कैंसिल करोगे 3C/2, 2 मल्टीप्लाई 11 11, तो 3/11 आ रहा है। नहीं सॉरी, ये 11 मल्टीप्लाई ऊपर में 3 नीचे 2 22, 11 मल्टीप्लाई 2 22, तो 3/22 आंसर आ रहा है। ये आंसर होगा 3/22। नेक्स्ट देखिएगा बेटा, बहुत फेमस सवाल है नीट 2016 का। यहां पे बच्चे फिर से पूरी दीवार भर देते हैं सवाल को सॉल्व करके। अरे भाई साहब पन्ने कम पड़ रहा है क्या? एकदम मतलब रायता फैला देते हैं पूरे कॉपी में। ही अबे पागल, चल देख यहां पे सॉल्यूशन। ये रहा बैटरी, ये रहा 2 माइक्रोफैराड, ये रहा 8 माइक्रोफैराड। मैंने तुम्हें समझाया है, पहले सवाल को पढ़ो। व्हेन स्विच इज टर्न टू पोजीशन 2 टू ऑन पोजीशन 2, मतलब पहले पोजीशन 1 पे है तो ये पूरा चार्ज हो गया है। फिर जब इसको 2 पोजीशन पे ले जाएंगे तो परसेंटेज लॉस ऑफ एनर्जी क्या होगा? मेरी बात सुनना अच्छे से। पहले निकालो कि इसके पास कितनी एनर्जी स्टोर है। तो इनिशियली इसके पास एनर्जी स्टोर होगी, ये बैटरी इसके साथ ये बैटरी कैपेसिटर के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है। इस कैपेसिटर का कोई रोल नहीं सर्किट में, तो इसमें एनर्जी स्टोर होगा हाफ कैपेसिटेंस 2 माइक्रोफैराड, 2 लिख ले, इनटू पोटेंशियल V का होल स्क्वायर। ये इक्वेशन 1 आ गया। ठीक है साहब, ये इक्वेशन 1 आ गया। अब बाद में क्या करा कि इसको यहां जोड़ दिया, तो इसको यहां जोड़ दिया, मतलब ये है तेरा 2 माइक्रोफैराड, और ये इसके लॉन्ग कैपेसिटेंस आ गया तुम्हारा V, और इसको जोड़ दिया है 8 माइक्रोफैराड से। इस 8 माइक्रोफैराड का पोटेंशियल कितना था? 0।
8 माइक्रोफैराड का पोटेंशियल कितना था? 0। अब तुम यहां पे कॉमन पोटेंशियल मत निकालो, कॉमन पोटेंशियल निकालोगे तो दीवार भरेगा। चार्ज भी मत निकालो, चार्ज निकालोगे तो दीवार भरेगा। तो सर कैसे सॉल्व करें? मैंने आपको सिखाया था, एक कैपेसिटर को दूसरे कैपेसिटर से जब जोड़ते हैं, ये चार्ज कैपेसिटर को दूसरे चार्ज से या एक चार्ज को दूसरे अनचार्ज से जोड़ते हैं, तो आपको डायरेक्ट लॉस इन एनर्जी का फॉर्मूला सिखाया था। वो होता है हाफ 2 × 8 बटा 2 + 8 × v का होल स्क्वायर। सर वो तो v1 - v2 था, तो ये पोटेंशियल v है और ये 0 है। आपसे पूछा है परसेंटेज लॉस इन एनर्जी, मतलब लॉस बटा इनिशियल। इनिशियल सिर्फ इसी कैपेसिटर में स्टोर था, इसमें तो था नहीं, तो ये हो जाएगा आपका हाफ 2 × v²। तो साहब यहां से जब अपन कट करेंगे, यहां से कट करेंगे तो हाफ से हाफ कैंसिल होगा, 2 से 2 कैंसिल होगा, v² से v² कैंसिल होगा। यह आ जाएगा आपका 8/10 × 100, क्योंकि परसेंटेज देखना 0 से 0 कैंसिल होगा। 80% इज अ करेक्ट आंसर, 80% इज अ करेक्ट आंसर। साहब इसमें दीवार भरने की जरूरत कहां है? कंसेप्ट समझेंगे ढंग से तो मैंने हर एक चीज बहुत ही सिस्टमैटिक ढंग से आपको बताया, एकदम सेपरेट करके बताया। ऐसे सवाल नीट में खूब सारे पूछे जाते हैं, तो चलो एक कर लेते हैं। ये कैपेसिटर, ये बैटरी, ये कैपेसिटर, मैंने बताया था सब पे चार्ज और कैपेसिटेंस दे दिया है। तुम्हें अगर एक पॉइंट का पोटेंशियल देके दूसरे का पूछे, या ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस पूछे, तो तुम्हें क्या करना है? एक से चल के दूसरे पे जाना है और चलते समय सर्किट को रीड्रॉ करना है और आपको सबको बैटरी बना लेना है। तो कैपेसिटर का प्लस चार्ज यहाँ पे, माइनस चार्ज यहाँ पे, तो ये होगा हायर पोटेंशियल, ये लोअर, तो ऐसा बैटरी बनेगा। और ये खुद बैटरी है तो रहने दो, यहाँ पे निगेटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, तो ये बैटरी बनेगा। ये टर्मिनल आपका ए और ये टर्मिनल आपका बी। अब हमें यहाँ दोनों के बीच में पोटेंशियल ड्रॉप निकालना है। तो V बराबर होता है Q/C, V बराबर होता है Q/C। Q बोलो 10, C बोलो 2, तो ये हो जाएगा 5 वोल्ट। ये आपका 8 वोल्ट था और ये हो जाएगा आपका पोटेंशियल 20/1, मतलब 20 वोल्ट। अरे Q/C इज पोटेंशियल। अब A से चल रहा हो तो A का पोटेंशियल यहाँ पे मान लो V है। VA से इधर कूद के जाओगे तो हाई से लो जाने पे कम होगा -5 वोल्ट, लो से हाई जाओगे तो +8 वोल्ट, और लो से हाई जाओगे तो +20 वोल्ट इज इक्वल टू VB। और आपको निकालना है VA - VB, तो इस VB को यहां ले आओ तो ये हो जाएगा VA - VB इज इक्वल टू 28, ये 28 - 5, तो 28 - 5 23, उधर जाएगा तो -23। कैलकुलेशन फिर भी आप चेक कर लीजिएगा, -23 वोल्ट इज करेक्ट आंसर, कोई खास बात नहीं। अच्छा, कुछ ऐसे सवाल पूछे जाते हैं जो मैंने आपको पहले करा दिए, फिर से एक बार करा देता हूं। ये कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर है, ये की है। फाइंड चार्ज फ्लोज थ्रू द कैपेसिटर, सॉरी, फाइंड चार्ज फ्लो थ्रू द कीज, फाइंड चार्ज फ्लोइंग थ्रू द कीज। ये की से कितना चार्ज फ्लो किया है व्हेन की इज क्लोज्ड। जब इस की को क्लोज करूंगा तो इससे कितना चार्ज फ्लो करेगा। सबसे पहली बात ये समझिए, इस कैपेसिटर पे यहाँ पे प्लस चार्ज है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस है। इसका खुद का चार्ज है 20 माइक्रोकूलम, इसका खुद का चार्ज है 30 माइक्रोकूलम। अभी कह रहा कि जब मैं स्विच क्लोज कर दूंगा तो चार्ज तो रिडिस्ट्रीब्यूट होगा, किस लिए? चार्ज बराबर करने के लिए नहीं, पोटेंशियल बराबर करने के लिए। तो वो बराबर पोटेंशियल को हम कहते हैं कॉमन पोटेंशियल। उसकी वैल्यू क्या होती है? C1 प्लस C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइडेड बाई V1 प्लस V2। लेकिन डायरेक्टली अगर चार्ज दिया है तो हम सिंपल लिख सकते हैं Q1 प्लस Q2 टोटल चार्ज बटा टोटल कैपेसिटेंस। बहुत आसान, बहुत आसान, एकदम अद्भुत फॉर्मूला। ये प्लस से प्लस में मैं जोड़ता हूं तो ऐड कर दो 20 प्लस 30 50 बटा इन दोनों कैपेसिटेंस 2 और 8 10, तो ये हो जाएगा 5 वोल्ट। समझ लीजिए एक बार अच्छे से, Q1 प्लस Q2 करेंगे 20 माइक्रोकूलम, ये 30 माइक्रोकूलम, तो 30 20 50 बटा 8 2 10, 50 बटा 10 मतलब 5 वोल्ट। तो 5 वोल्ट आपका कॉमन पोटेंशियल आ गया। अब कॉमन पोटेंशियल निकाल के दोनों पे चार्ज नहीं निकालना, किसी एक पे चार्ज निकालो। तो ये 5 वोल्ट अगर कॉमन पोटेंशियल है तो इस पे चार्ज कितना होना चाहिए? तो Q बराबर होता है CV और 20 माइक्रोकूलम और ये 30 माइक्रोकूलम, तो पॉजिटिव पॉजिटिव मिला के नेट तो पॉजिटिव बचेगा। तो C बोलो 2 और पोटेंशियल बोलो 5, मतलब 10 माइक्रोकूलम। अगर ये 10 माइक्रोकूलम है मतलब यहां से चार्ज ऐसे 10 माइक्रोकूलम फ्लो करके आया होगा। यहां पे -10 माइक्रोकूलम है, पहले कितना था? -20 माइक्रोकूलम। इस पे प्लस 20 माइक्रोकूलम, तो इस पे -20 माइक्रोकूलम। अभी -20 माइक्रोकूलम में से अब -10 ही माइक्रोकूलम बचा है, मतलब यहां से 10 कूलम गया होगा, तभी तो -20 कूलम में से सिर्फ -10 कूलम बचा है अब, मतलब 10 कूलम यहां पे प्लस में गया होगा, 10 माइक्रोकूलम। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, नीचे से A से B की तरफ प्लस 10 माइक्रोकूलम गया होगा। अब देखिए, इफ चार्ज ऑन 12 माइक्रोफैराड, ये बहुत बढ़िया सवाल है, देखिएगा एक बार। चार्ज ऑन 12 माइक्रोफैराड, चार्ज ऑन 12 माइक्रोफैराड, ये रहा 12 माइक्रोफैराड, इस 5 माइक्रोकूलम, इस पे चार्ज है 5 माइक्रोकूलम इस पे। देन फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 10 माइक्रोफैराड। इसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा वो पूछा है।
कर पाएंगे क्या? अरे बहुत आसानी से। कैसे सर? मजदूरी नहीं करना, मजदूरी नहीं करना। मैंने तुम्हें बताया है एमआर स्टार कि इन पैरेलल कॉम्बिनेशन पोटेंशियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करता है, पोटेंशियल तो सेम रहता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कैपेसिटेंस। जिसकी कैपेसिटेंस ज्यादा है उसमें चार्ज कम, जिसकी कैपेसिटेंस ज्यादा है उसमें चार्ज कम, जिसकी कैपेसिटेंस कम है उसमें चार्ज ज्यादा। तो 12 माइक्रोफैराड इसकी कैपेसिटेंस ज्यादा है, इसमें चार्ज अगर Q है तो इसमें चार्ज हो जाएगा 2Q। बता कैसे? कैपेसिटेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है चार्ज, कैपेसिटेंस कम तो चार्ज ज्यादा, जितना कैपेसिटेंस कम उतना चार्ज ज्यादा। तो अगर ये Q है तो ये 2Q होगा। बता हाँ या ना? अगर तू मानता है लेट यहां चार्ज फ्लो कर रहा है Q, तो पक्की बात है यहां से फ्लो करेगा 2Q, तो Q प्लस 2Q टोटल चार्ज हो जाएगा 3Q। टोटल चार्ज क्या हो जाएगा बोलो? 3Q। और ये Q की वैल्यू उसने दे दिया था 5 माइक्रोकूलम, इसी पे तो चार्ज उसने 5 माइक्रोकूलम दिया है। 5 × 3 15 माइक्रोकूलम। तो सिर्फ ये देख बेटा, कैपेसिटेंस 12 चार्ज 5, कैपेसिटेंस आधा तो चार्ज डबल, तो इस पे होगा 10, 10 + 5 15, तो इस पे 15 माइक्रोकूलम इधर से चार्ज आया होगा। तो अभी चार्ज पता चल गया 15 और कैपेसिटेंस है 10, तो पोटेंशियल ड्रॉप जो होगा इस पे V ऑन 10 माइक्रोफैराड, V इज इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारा Q/C, V इज इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारा Q/C। Q बोल 15 माइक्रोकूलम, कैपेसिटेंस बोल 10 माइक्रोफैराड, माइक्रो से माइक्रो कट जाएगा, 1.5 वोल्ट इज अ करेक्ट आंसर। 1.5 वोल्ट इज अ करेक्ट आंसर। समझ आया? एकदम रफ्तार में, कोई खास बात नहीं है। ये सवाल देखो बेटा, एकदम रेसिस्टर वाला सर्किट का कॉपी है। ये कह रहा कि ये 6 माइक्रोफैराड, 12 माइक्रोफैराड, 3 माइक्रोफैराड, 6 माइक्रोफैराड को 30 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया। तो मुझे ना इस सर्किट में A और B पॉइंट के बीच में पोटेंशियल ड्रॉप बताइए, है ना। ये सर्किट एनालिसिस के रेसिस्टर में भी सवाल आएगा, घबराने की जरूरत नहीं है। इसको आप कह सकते हैं कि ये दोनों सीरीज में है। हाँ सर ये दोनों सीरीज में। क्या कह सकते हैं? ये दोनों सीरीज में। हाँ ये दोनों सीरीज में। क्या ये पैरेलल में है? जरूरत क्या है? जरूरत क्या है पैरेलल कॉम्बिनेशन की? अगर ये 30 वोल्ट की बैटरी है, यहां पे तुम 0 वोल्ट अगर मानते हो तो यहां भी 0 वोल्ट होगा, यहां भी 0 वोल्ट होगा, और यहां पे 30 है तो ये प्लस 30 वोल्ट होगा, ये प्लस 30 वोल्ट होगा। जरूरत क्या है यार? अगर 30 वोल्ट है तो सबसे पहले ये बताओ 6 और 3 का C इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा? तो 2 माइक्रोफैराड आएगा, और यहां पे 6 और 12 का 4 माइक्रोफैराड आएगा। इन दोनों को 30 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा है, दोनों पे चार्ज निकाल लो, तो Q बराबर होता है सिंपल CV। तो इस पर चार्ज हो जाएगा तुम्हारा Q बराबर C इंटू V 60 माइक्रोकूलम, और इस पर चार्ज हो जाएगा तुम्हारा 4 और 120 माइक्रोकूलम। तो पता चल गया, इस पर चार्ज होगा और सीरीज में दोनों पे सेम जाएगा। इस पे आएगा आपका 120 माइक्रोकूलम और इस पे होगा 60 माइक्रोकूलम। अब A से चल के हमें B तक पहुंचना है, तो चलो यहाँ पे पोटेंशियल मान लो कुछ BA है, तो लो से हाई जाओगे तो प्लस करोगे। देखो ये लो टर्मिनल माइनस आएगा, यहाँ पे प्लस आएगा, बैटरी का हाई है तो इधर प्लस आएगा। लो से हाई जाओगे तो पोटेंशियल को प्लस करोगे, ये हो जाएगा तुम्हारा 120 बाई कैपेसिटेंस C। Q/C तो पोटेंशियल ड्रॉप होता है। यहां से जाओगे तो ये प्लस ये माइनस, तो हाई से लो जाओगे तो पोटेंशियल को क्या करोगे? घटाओगे। हाई से लो जाएंगे, देखो हाई से लो जाएंगे पोटेंशियल को घटाएंगे, तो घटाएंगे तो लिखेंगे -60/3 इज इक्वल टू VB। VB को इधर ले आएंगे, VA माइनस VB इज इक्वल टू 60/3 मतलब 20, और ये हो जाएगा आपका ये भी 20 हो जाएगा क्या? हाँ ये भी हो जाएगा तुम्हारा 20, तो 0 वोल्ट आ गया। कोई बात नहीं, कुछ भी आ सकता है। कितना आ गया फोटो? तो A और B के बीच में पोटेंशियल ड्रॉप 0 वोल्ट आ गया। करके देखा ना बेटा, 0 वोल्ट आ गया। 0 वोल्ट नहीं भी आ सकता था, ये एक इत्तेफाक था। अभी रुक जा, ये एक इत्तेफाक था। 0 वोल्ट आ भी सकता था, 0 वोल्ट नहीं भी आ सकता था। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये तुम्हारा हमने कैपेसिटर खत्म कर लिया। हमें 2 क्लास लग गए। आज करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करना था, लेकिन नेक्स्ट क्लास में हम करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करेंगे। एक क्लास यहाँ पे अकोमोडेट इसलिए किया है कि अब आपको कैपेसिटर का चैलेंज है, आपको कोई भी नया कंसेप्ट नहीं मिलेगा, और 90% 80% सवाल आपको नीट वाले सारे देखे हुए मिलेंगे। मैंने 19 कराया, मैंने 17 कराया, मैंने 18 कराया, मैंने 14 कराया, मैंने 15 कराया, छोड़ा कहां सवाल? सारे कंसेप्ट कराया, डायलेक्ट्रिक के सारे कंसेप्ट कराया, सब कुछ करा दिया साहब, सब कुछ करा दिया। अब सवाल करिए। थोड़ा सा समय मैंने ज्यादा लिया आपका, लेकिन सब कुछ करा दिया। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद।